नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे YouTube चैनल लिट मैथ लैब पर। तो जैसा कि हम एमआरएस की क्लासेस कर रहे हैं लिट सीरीज़, तो एमआरएस की क्लासेस में हमने थ्योरी रियल नंबर की पढ़ ली थी और अब हमें क्वेश्चंस की तरफ चलना है। ठीक है, 3 लेक्चर्स हो गए थे, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और उसके साथ में थ्योरी हमने कम्प्लीटली बहुत अच्छे से पढ़ ली थी। एलिमेंट्री थ्योरी जो है अभी जो है एलिमेंट्री नंबर थ्योरी, वो बचा हुआ पार्ट सेकंड यूनिट, वो हम बाद में करेंगे। पहले हम रियल नंबर से ही जो क्वेश्चंस आते हैं, वैसे तो देखा जाए तो रियल नंबर्स और एलिमेंट्री थ्योरी ये दोनों जो टॉपिक है वो साथ में ही आते हैं। ठीक है, लेकिन एलिमेंट्री थ्योरी क्या है, रियल नंबर्स का थोड़ा सा एक्सटेंडेड रूप है ना, एक्सटेंडेड वर्जन है। तो हम क्या करते हैं कि पहले रियल नंबर पढ़ के उसको अच्छे से समझ ले, उसको पैक करके रख ले कि हाँ सर इतना हो गया हमारा, ये हमारा पैक रियल नंबर। अब जो है तो हम एलिमेंट्री थ्योरी पढ़ सकते हैं, तो उसके बाद फिर हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि एमआरएस में जो अभी तक के पेपर हुए, ठीक है, या केवीएस के भी जो अभी तक पेपर होते थे, वो सारे क्या होते थे, एमसीक्यू बेस्ड, है ना। मतलब कि एक क्वेश्चन रहेगा, उसके 4 ऑप्शन रहेंगे, उसका एक सही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, 4 में से 1 सही। अब जो है तो इस बार से टीयर 2 में क्या हो रहा है, डिस्क्रिप्टिव हो रहा है। ठीक है, तो उसमें सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे जो एमसीक्यूज हो, उसमें क्या आएगा, पूरा लिखने के लिए आएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से मैंने भी क्वेश्चन डिज़ाइन किए हैं कुछ कि जो क्वेश्चन है बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन की जो बन सकते हैं, प्रूफ जो हैं जो थ्योरम्स के, है ना। थ्योरम के प्रूफ सबसे आसान क्वेश्चन होता है, किसी भी क्वेश्चन जो एग्जामिनर है उसको अगर पूछना है ऐसे क्वेश्चन जो डिस्क्रिप्टिव हो, तो प्रूव दैट थ्योरम को प्रूव करने के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सबसे ज़्यादा आसान होते हैं। क्लियर है ये बात। तो उसको ध्यान में रखते हुए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस लेके आए हैं। अगर आपने पहले थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आप थ्योरी एक बार पढ़ लें। ठीक है, 3 लेक्चर पहले से डल चुके हैं और केवीएस के भी कुछ पीवाईक्यू उठा के लाए हैं। जो एमसीक्यूज मिलेंगे वो आपको पीवाईक्यूज ही रहेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू में अवेलेबल है एमसीक्यू। ठीक है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव अवेलेबल नहीं है, तो डिस्क्रिप्टिव के लिए अलग से डिज़ाइन किए गए हैं। ठीक है, प्रूफ दैट प्रूफ दैट प्रूफ दैट सारे थ्योरम के प्रूफ्स हैं। तो चलिए क्वेश्चन बढ़िया 35 क्वेश्चन हैं टोटल। तो बढ़िया जल्दी से स्टार्ट करते हैं, सारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ध्यान से बढ़िया एक एक क्वेश्चन समझ के आराम से करते चलेंगे। ठीक है, पूरी थ्योरी के साथ। अब इसमें मैं कोई भी ऐसी ट्रिक्स वगैरह नहीं पढ़ाऊंगा, पूरा जो क्लासिकल मैथमेटिक्स होता है, जिसे ना कि हम मैथमेटिक्स के टीचर बनने वाले हैं, है ना। हम टीजीटी पीजीटी क्लियर करेंगे, तो जब हम टीचर बनेंगे तो ऐसी मैथ्स हमको नहीं आनी चाहिए कि जिसका कोई लॉजिक नहीं है ना। क्योंकि जो ऐसी ट्रिक वाली मैथ होती है कि इधर से इधर ये कर दो, ये कर, प्रोसेस वाली बेसिकली, कि आपको सिर्फ प्रोसेस पढ़ा दी गई कि ये करो ये आ गया आंसर। नहीं, ऐसे में क्या होता है कि जब आपसे कोई क्वेश्चन करेगी ऐसा क्यों करते हैं, हमने ये क्यों किया, इसका मतलब क्या है, तो आप वो बता पाएँ। जब वो बता पा रहे हैं तब वो वाली मैथ्स ठीक है। लेकिन नहीं तो आपको क्लासिकल मैथमेटिक्स आनी चाहिए, जो अप्रोच कहलाती है, मैथमेटिशियन अप्रोच जो होती है, जो हम बाकी एग्जाम्स में पढ़ते हैं, जो ऐसी शॉर्ट ट्रिक वाली है, जल्दी जल्दी में आंसर लाने वाली जो मैथमेटिक्स होती है, वो जो है क्लासिकल मैथ्स नहीं कहलाती है। ठीक है, वो एप्टीट्यूड कहलाता है। तो ये हम पढ़ेंगे इसमें क्लासिकल मैथमेटिक्स। अभी हमने जब टीयर 1 में पढ़ा तो एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा, सेम चीज़, तो हम वहाँ पे पढ़ते थे एप्टीट्यूड वाली, है ना, कि एलसीएम एचसीएफ के लिए कैसे निकाल दे जल्दी से। ठीक है, क्या होता है जल्दी से निकाल दिया, कैसे होता है जल्दी से निकाल दिया। ठीक है, अब जो है तो आपको क्या करना है कि आपको पूरी अप्रोच रखनी है मैथमेटिशियन वाली। ठीक है, एक मैथमेटिक्स टीचर वाली। अब एप्टीट्यूड नहीं, क्लासिक मैथमेटिक्स कि कैसे आया, जब पहला बंदा एस सी एफ एल से हम निकाल रहा था तो वो कैसे इस निष्कर्ष तक, इस कंक्लूजन तक पहुंचा। ठीक है, तो इस तरीके से अप्रोच रखनी, पूरा एकदम आपके दिमाग में खांचा बना होना चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, if n equals to 2 to the power 3 into 3 to the power 4 into 7 into 15 to the power 6, the number of consecutive zeros in n are। ठीक है, अब मतलब कि n इक्वल्स टू ऐसा कुछ नंबर बनेगा यहाँ पे। ठीक है, इस नंबर में कंसेक्यूटिव जीरो कितने बार आ रहे हैं। ठीक है, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार। अब इसके बीच में भी नंबर आ सकते हैं ना, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 2 होगा, ऐसा कुछ हो सकता है, बट कंसेक्यूटिव पूछा, लगातार 0। तो सबसे ज़्यादा चांस कहाँ होते हैं लगातार 0 आने के, लास्ट में। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में कोई नंबर है, सपोज दैट ये है ना, 4 डिजिट या 5 डिजिट, यहाँ पे कंसेक्यूटिव आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट के डिजिट्स चेक करेंगे। ठीक है, अब लास्ट के डिजिट जो होते हैं वो कैसे आते हैं, उसमें हमेशा जो है 10 की पावर का कुछ ना कुछ मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर ऐसा कुछ हमें मिलता तो बहुत ही आसान हो जाता है हमें ये बताना कि कितने कंसेक्यूटिव जीरोज हैं, है ना, 1 है, 2 है, 3 है, कितने जीरोज आ रहे हैं लगातार। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। तो इस नंबर में बताना है, ये नंबर मल्टीप्लाई करने पे कुछ आएगा। अब हमारे पास एक तरीका क्या है कि इस नंबर को हम पूरा ओपन करें, 15 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें, फिर जो आए उसका 7 में करें, फिर उसको 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इसका पूरे का मतलब इसको पूरा ओपन करें, है ना। कि मैंने लिखा कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, या फिर मैं इसको शॉर्ट में लिखना चाहूँ तो 2 की पावर 3 8 होता है, 3 की पावर 4 81 होता है, इंटू 7 इंटू 15 टू द पावर 6 जो भी होता हो, 2 टू 5 टू द पावर 3,
है ना, इतना तो मुझे पता है। अब ये सबको मैं ओपन कर दूं, पूरा एक बड़ा सा नंबर आएगा, फिर उसमें मैं जीरोस गिनूं कि भाई कहाँ कहाँ। ये एकदम बिल्कुल नॉर्मल मेथड होगी। अब हमको अप्रोच अपनी बदलनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने बताया था पहले भी आपको कि भैया अगर आपके पास टूल्स है ना, हम इनको फॉर्मूले जो होते हैं इनको टूल्स कहते हैं। अगर ये टूल्स हैं, इनका यूज करते आपको आता है तो मैथ्स बहुत आसान हो जाती है ना, क्योंकि कोई ना कोई पैटर्न मिला होगा, उस पैटर्न से हमने टूल्स बनाए हैं। चलो, अब हमको एक पैटर्न ये पता है कि 10 चाहिए हमको। अब यहां पे हमने देखा कि n जो नंबर लिखा वो कैसा लिखा है, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 7 इंटू 15 टू द पावर 6। अब इस नंबर में आप देखो कि सब प्राइम फैक्टर्स हैं। टू भी है, ये है टू अपने आप में प्राइम है ना, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, प्राइम है। ये प्राइम नहीं है, ये कैसा नंबर है आपका, कंपोजिट नंबर है। तो इसको प्राइम फैक्टर कर लो पहले, आसान होगा। 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 7 इंटू 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 5 की पावर 6। क्लियर है? अब क्या कर सकता हूँ, 2 की पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 7 इंटू 3 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 6। ऐसा हम कर सकते हैं। मैंने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आपको बताया था, अगर ए एम दोनों की पावर, ये मल्टीप्लिकेशन में इसकी पावर एन है, तो इसका मतलब ए की पावर भी एन और एम की पावर भी एन। और अगर ऐसा है अलग अलग है तो हम उनको एक साथ ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। दोनों तरीके से कर सकते हैं। मैथ्स की एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर आप नीचे वाली स्टेप से ऊपर वाली स्टेप तक जा पा रहे हो, मतलब कि आप सही कर रहे हो, सही टूल्स का यूज़ कर रहे हो। मैं यहाँ से यहाँ जा सकता हूँ। अब मैं देखूंगा कि 2 और 5 के कितने जोड़े बनते हैं। तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 6 लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है, इंटू 3 की पावर 4 और 6 ऐड हो जाएंगे। एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर a की पावर m इंटू ए की पावर n, ये चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो a की पावर m प्लस n हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ से 3 की पावर 4 और 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 की पावर 10 हो गया और इंटू 7 हो गया। अब उसी नंबर को, उसी n को मैंने क्या कर दिया, रीअरेंज करके लिख दिया। ठीक है, पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन है प्रॉपर, ये नहीं था, हमने पूरा प्रॉपर प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब इसमें मुझे क्या चाहिए, 10 ढूंढो। तो 2 इंटू 5 10 होता है। क्लियर है ये चीज? अब 2 इंटू 5 10 बनाने के लिए यहाँ पे हमारे पास 5 कितने हैं, 6 टाइम्स है 5, और 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। तो 5 अकेले तो बनाएगा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, लोअर पावर लूंगा। 2 और 5 में लोअर पावर क्या है, 3, तो 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। ये फिर मैंने ब्रेक कर दिया, 6 को 3 प्लस 3 लिख दिया। ठीक है, इस तरह मल्टीप्लीकेशन करके, ये वाली प्रॉपर्टी से, इंटू 3 टू द पावर 10 इंटू 7। अब देखो ये तो मुझे जीरो देंगे नहीं कहीं से कहीं तक, तो अब मैं क्या करूंगा, कि इसका जोड़ा बनाऊंगा। किसका, 2 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 10 इंटू 7। अब 2 इंटू 5 कितना होता है, 10, 10 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 10 इंटू 7। अब ये हमको जीरोस बीच में देंगे तो देंगे, लेकिन लगातार जीरोस नहीं देंगे। सॉरी। अब 10 टू द पावर 3 मतलब ये कोई भी नंबर हो, ये नंबर कुछ भी हो अपने आप में ना, 1 2 3 4, 3465, 34,858, 2,05,432, कुछ भी हो वो नंबर, उस नंबर के लास्ट में जब 10 टू द पावर 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कितने जीरो आएंगे, 3 जीरोस। कितने जीरो, 3 जीरोस। तो 3 जीरोस आएंगे आपके कंसेक्यूटिव। यहां से मुझे आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है ये चीज? अब ये क्वेश्चन जो है ये मैंने एकदम एक्सप्लेन करके पढ़ाया, आपको एग्जाम में एक्सप्लेन नहीं करना किसी को, आपको अपने लिए सॉल्व करना है। तो आप इस क्वेश्चन को 2 मिनट, 1.5 मिनट, 1 मिनट ऐसे कर लेंगे, है ना, मैक्स टू मैक्स। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अप्रोच रखनी है क्वेश्चंस की। ठीक है, तो हमको जो जो पढ़ा है हमने रियल नंबर्स में, लेक्चर्स आप पहले जाके देख लें एक बार। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि अगर वो नहीं देखे हैं तो ये वाले जो मैं पढ़ा रहा हूँ अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, आपने थोड़ी कहीं और से पढ़ी है या फिर खुद से अभी आपको जो नॉलेज है, तो आप थोड़ा सा इसको पढ़ लें तो आपको थोड़ा अप्रोच मेरी वाली भी मिल जाएगी। हाँ, क्योंकि जब आप थ्योरी का लेक्चर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसी अप्रोच रखनी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था। चलो अगले में चलते हैं। SCF of 210 and 55 is expressed as 210 into 5 into 55x, then value of x is। अब इसका SCF निकाल लो, इसके इक्वल रख दो। मतलब क्या कह रहा है कि SCF जो है 210 और 55 का, ये कितना है, 210 इंटू 5 प्लस 55x, तो x की वैल्यू निकालनी। तो पहले हम इनका SCF निकाल लें। ठीक है, तो SCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इनके फैक्टर्स में कॉमन हो। तो मुझे पता है कि 210 को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 21 इंटू 10। ठीक है, या फिर मैं लिख सकता हूँ 42 इंटू 5, और 55 को क्या लिख सकता हूँ, 11 इंटू 5 लिख सकता हूँ।
ठीक है। अब देखो 42 और 11 में कुछ कॉमन है क्या? नहीं है। ठीक है, तो कॉमन क्या है? सिर्फ 5 है। तो मतलब कि HCF ऑफ 210 एंड 55 इक्वल्स टू कितना आएगा आपका? 5 आएगा। आप चाहो तो प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से भी कर सकते हो, आप चाहो तो यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा या यूक्लिड्स एल्गोरिदम से भी कर सकते हो। एचसीएफ इतना ही आएगा। ठीक है, लेकिन मुझे जब दिख रहा है कि ये 5 कॉमन आ रहा है यहाँ पे, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, इसको मैं ब्रेक करूंगा तो 7 इंटू 6 लिख सकता हूँ, या 7 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ। 11 को नहीं कर सकता, तो अपने आप में प्राइम नंबर है। तो 7, 3 और 2 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो मतलब बस एक ही चीज़ कॉमन मिली, क्या? 5। तो एचसीएफ हमारा आ गया 5। अब 5 ये है, ये है, इन दोनों के एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी इक्वल होंगे। रख दो वैल्यू, 210 इंटू 5 प्लस 55x इक्वल्स टू 5। ठीक है, ये लिखा है ना, सही लिखा है। अब 210 इंटू 5 जो है ये इधर प्लस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, उधर जाने का मतलब मैं बेसिकली आपको बता दूं, हम करते क्या है कि हम दोनों तरफ ये चीज़ सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो इधर से जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो इधर जीरो बचेगा और वो उधर माइनस में चला जाएगा, सब्सट्रैक्ट किया है तो। लेकिन हम जनरली अब हम बार बार सब्सट्रैक्ट करना दिमाग में हमारे नहीं बैठा हुआ है, हमको उधर ले जाना उधर ले जाना बैठा हुआ, तो वैसे ही करते हैं। बस इनइक्वालिटीज़ में इन चीज़ों का ध्यान रखना कि ऐसे सीधे उठा के नहीं ले जा सकते हैं, मॉड के जो फंक्शंस होते हैं उसमें सीधे ऐसे उठा के नहीं ले जा सकते हैं, हम दोनों तरफ सॉल्व करते हैं। ये चीज़ों का ध्यान रखें। ठीक है, तो 55x इक्वल्स टू 5 माइनस 210 इंटू 5। ठीक है, अब आ जाएगा आपका 55x इक्वल्स टू 5 माइनस, ये कितना होगा? 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1050, और 5 में 1050 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 995। इतना ही बचेगा, बट निगेटिव का क्योंकि बड़ा क्या है 1050, तो बड़े का साइन आता है 55x। क्लियर है ये चीज़? अब क्या बचेगी यहाँ से? x की वैल्यू ही तो निकालनी थी, -995 अपॉन 55। अब देखो निगेटिव वाले कितने आंसर है? अच्छा, सारे निगेटिव है। चलो अब इनको मैं कट कर लेता हूँ। पहले तो 5 से कट होंगे, तो 5 से जाएगा 11 टाइम्स, है ना। ये जाएगा 5 से कितने टाइम्स? 19 5 ज़ा 95, है ना। तो बचा कितना? 45। तो 5 9 ज़ा ये आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -199 अपॉन 11। अब अगर इसको मैं करता हूँ तो ये कैंसिल होगा क्या? है ना, -995, ओ सॉरी 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 सॉरी, 1000 नहीं है, आधे बच्चों को पहले ये क्वेश्चन समझ, ये है, ये बचेगा, है ना। मैंने 1000 लिख के कर दिया, सॉरी सॉरी। ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी? -10, कभी कभी जोन आउट हो जाता हूँ बच्चों, माफ़ करें, 55। अब 5 से कैंसिल करेंगे तो 11 टाइम्स जाएगा, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, ये 4 आ जाएगा नहीं 0, 45 9, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? -209 अपॉन 11। क्लियर है चीज़? ठीक है। अच्छा, इसका एक दूसरा और एक तरीका है। इसका दूसरा तरीका क्या है? यूक्लिड डिवीज़न लेम्मा, या फिर ऐसा बोलो कि यूक्लिड्स एल्गोरिदम एचसीएफ निकालने का। ठीक है, बट ज़्यादा इजी यही वाला तरीका है। अभी हम आएंगे, हम यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, हर टॉपिक में कम से कम 1 2 3 क्वेश्चन तो हम करेंगे करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर ढूंढो कहाँ है? ये रहा भैया, 4th ऑप्शन, ये हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? तो हमने क्या किया, एचसीएफ दे रखा था, एचसीएफ हमने खुद से निकाल लिया। तुमने इस तरह के फॉर्म में दे रखा है, हमको तो सीधा नंबर पता है, इन दोनों को इक्वेट कर दिया कि ये भाई तुमने दे रखा है, ये मेरे को पता है, इन दोनों को बराबर रख दिया, बराबर ही होंगे। दोनों को बराबर रख के एक्स की वैल्यू निकाल ली थोड़ा सॉल्व करके। अब देखो यहाँ पे लॉजिक एचसीएफ का सिर्फ यहाँ पे लगा, इसके बाद ये नॉर्मल मैथ्स है। ठीक है, ये कहलाती है बेसिक मैथ्स, ये आनी चाहिए। ये कैलकुलेशन जो है हर बार होगी, हम चाहे डिफरेंशिएशन पढ़े चाहे इंटीग्रेशन पढ़े बच्चों, लाइन जो होती है ना डिफरेंशिएशन का, डिफरेंशिएशन सिर्फ एक लाइन में होता है, इंटीग्रेशन सिर्फ एक लाइन में होता है, उसके बाद लगती है मैथ्स। कौन सी? बेसिक वाली कैलकुलेटिव मैथ, कि हाँ ये इसका रेशनलाइजेशन करना है, इसको इधर ले जाना है, लॉग की प्रॉपर्टी, ये सब ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज, तो ये सब हमको आना चाहिए, है ना। और अगर नहीं आता है तो आप इतने क्वेश्चंस कर डालो कि आपको आने लगे। ठीक है, पढ़ते पढ़ते आने लगता है, सब कोई विद्वान हो जाते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है, द नंबर √2 + √7 अपॉन √2, और यहाँ पे ऐसा अलग है। ठीक है, √2 - √7 इज रेशनल है, इरेशनल है, कि इंटीजर है, कि नेचुरल नंबर है। तो ये हो तो इसमें ये सर्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सर्ट्स। सर्ट्स क्या होते हैं? सर्ट्स ऐसे नंबर होते हैं जो रूट के अंदर और बाहर नहीं आ सकते। जैसे मैंने लिखा 3, ये बाहर नहीं आएगा। तो क्या √4 सर्ट है? नहीं, √4 सर्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इस सर्ट से बाहर कुछ नहीं आता है, इससे तो बाहर आ जाएगा 2, ये सर्ट्स नहीं कहलाएगा। √5
सर्ट्स है, √3 है, √7 है, तो ये √2 है, √2 से रूट ये बाहर नहीं आएगा, तो ये सब क्या है, सर्ट्स कहलाते हैं। इन्हीं को हमें रेशनल नंबर भी कहते हैं। तो ऐसे सर्ट्स जो रूट से बाहर नहीं आते हैं हम उनको सर्ट्स कहते हैं। तो जब भी सर्ट्स हो तो उसके पास हमारे पास कौन सी मेथड होती है, कॉन्जुगेट मेथड। कॉन्जुगेट मेथड ये कहती है कि आप उसको रेशनलाइजेशन कर दो। क्या दिया हुआ उसका, √2 प्लस √7 अपॉन √2 माइनस √7। अब इस नंबर से मैं 1 का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने पे किसी चीज़ में कोई हानि नहीं है, कर सकता हूँ, वही आएगा नंबर। अब 1 को मैंने बोला कि 1 को लिखने के करोड़ तरीके, 19 अपॉन 19, 20 अपॉन 20, 20 माइनस 19 है ना, 99 माइनस 98, कितने सारे तरीके हैं ना 1 को लिखने के, लेकिन मैं वो चूज़ करूँगा जो मेरे काम का है। अब मुझे पता है, पता है मुझे अब कि मैं क्या चूज़ करूँगा, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मतलब कि हमको डिनोमिनेटर चेंज करना, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है, √2 अगर बीच में माइनस है तो इसका कॉन्जुगेट होगा बीच में प्लस, और बीच में प्लस है तो बीच में माइनस, एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं। अगर ऊपर वही मान, अब देखो ये 1 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा है, ये से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। ठीक है, हम नीचे वाली मेथड से, नीचे वाली स्टेप से ऊपर वाली स्टेप जा पा रहे हैं। क्लियर है ये चीज़। अब ये कर दी। और अच्छा, हम इसी को क्यों चूज़ किया, क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, क्या है कि अगर a माइनस बी इंटू a प्लस बी का मल्टीप्लाई करो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आती है। तो ये स्टार्ट हटा देंगे हम और ये रेशनल नंबर बन जाएगा, है ना। नीचे जो आएगा डिनोमिनेटर रेशनल हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर को रेशनल बनाने के लिए हम इतना सब कुछ करते हैं, रेशनलाइजेशन। तो अब इसका फ़ायदा उठाएंगे, इसका हम फ़ायदा उठाएंगे। इस आइडेंटिटी को नहीं पता बेचारे को, इसका फ़ायदा उठाएंगे, इसलिए मैंने यहाँ माइनस था तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया। अब ऊपर क्या हो जाएगा बच्चों, √2 प्लस √7 का होल स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या आ गया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है, सॉल्व कर दो। अब ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इधर लिख देता हूं, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है ये चीज, चलो रख दो। तो कितना आ जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू √7, के अपॉन में √2 का स्क्वायर 2, अब ये तो आता होगा, जैसे ये कैंसिल होता है ना, √7 का स्क्वायर 7 आ गया। क्लियर है ये चीज़, क्लियर है। चलो अब इसके आगे देखेंगे, √2 का स्क्वायर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 प्लस 7 प्लस 2√14, इनका हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ बचा 2 माइनस 7, 2 माइनस 7 कितना होता है, -5, और 2 प्लस 7 कितना होता है, तो ऊपर हो जाएगा 9 प्लस 2√14 अपॉन -5। अब ये नंबर कैसा है बताओ, ये नंबर कैसा है, इसको हम कुछ और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या। नीचे हमने रेशनल नंबर बना दिया डिनोमिनेटर में, जो हम सबसे ज़्यादा अच्छा से कर सकते हैं। उसके अलावा हम कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं सॉल्व कर सकते इसको फर्दर। ज़्यादा होगा तो आप क्या लिख दोगे, 9 अपॉन -5 या -9 अपॉन 5 प्लस, अलग अलग कर दो, 2√14 अपॉन -5, दोनों के अपॉन में अलग अलग -5 दे दो। ठीक है, ये माइनस ये माइनस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं। फिर भी ये क्या है, इरेशनल है। अभी भी हमको कोई ऐसा रेशनल नंबर तो मिल नहीं जा रहा है इससे भी। तो चाहे हम इस फॉर्म में देखें चाहे इस फॉर्म में देखें, इससे ज़्यादा हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। तो ये कहाँ जाएगा, हमारा इरेशनल नंबर की कैटेगरी में। क्लियर है, यहाँ पे आपका ये तो रेशनल हो गया, लेकिन रेशनल प्लस माइनस इरेशनल करेंगे तो वापस हमको इरेशनल नंबर मिल जाता है। तो वही हुआ, इरेशनल प्लस माइनस रेशनल, तो पूरा का पूरा क्या बनाएगा, इरेशनल बनेगा। और हम इसमें कुछ फर्दर सॉल्व भी नहीं कर सकते, जो हम बेस्ट कर सकते थे वो इस वाले फॉर्म से हम यहाँ तक ले आए रेशनलाइजेशन के मेथड से। क्लियर है चीज़, ठीक है। और वैसे भी अगर एक इरेशनल नंबर है तो आप उसको देखने के लिए, पता करने के लिए अपने टूल्स लगा सकते हो, लेकिन इरेशनल नंबर को रेशनल तो बना नहीं दोगे अपने से, है ना। अब लिखा फॉर्म में अलग है ना। अब तुम बोलोगे सर √4, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि मान लो लिखा √4, तो आप बोलो कि सर ये इसको क्या सॉल्व करूंगा, क्या कैसे। अब ये दिख रहा है मुझे कि ये रेशनल नंबर है ना, ये रेशनल नहीं है क्योंकि ये बाहर आके 2 होगा। तो ये फॉर्म मैंने चेंज किया, 2 लगाया कि भाई √4 जो होता है √4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 वो 2 होता है, तो मैंने 2 लगा के वैल्यू निकाल ली 2। तो लिखा दूसरे फॉर्म में तो दूसरे फॉर्म में चेंज कर लिया, लेकिन ये नहीं है कि अगर कोई इरेशनल ही है। अब मुझे शुरू से पता था कि कोई भी होगा उसको शुरू से पता है कि ये रेशनल नंबर है। अब ये रेशनल नंबर है √3, आप सोचो कि मैं खूब सारे टूल्स लगा लूँ और उसको रेशनल बना दूँ, तो वो नहीं हो पाएगा। ये जरूर है कि √3 को मैं किसी और फॉर्म में लिख दूँ, तो आप उसको सॉल्व करके √3 तक पहुँच जाओगे कि ये √3 लिखा हुआ है एक्चुअली में। आ रही बात समझ में। तो ये इरेशनल ही था,
हमने उसको थोड़ा सा और अच्छे से देखने के लिए उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, जिससे हम ये कह पाएँ कि हाँ, इससे ज़्यादा हमारे पास टूल्स नहीं हैं और हम बना भी नहीं सकते। तो ये नंबर कहलाएगा इर्रेशनल नंबर। क्लियर है? चलो अगले में चलते हैं। प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। अब आ गए बढ़िया डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। ठीक है, अब डिस्क्रिप्टिव है तो मजा आएगा। अब डिस्क्रिप्टिव में लिखना कैसे होता है, ये क्वेश्चन जो होते हैं ज़्यादातर जो थ्योरम्स होती हैं ना, उन थ्योरम के जो प्रूव होते हैं वो कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, है ना। कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब कि उल्टा मान के, कि अच्छा तुम ये मानते हो, चलो मैंने ये मान लिया, उल्टा मान लो। ठीक है, ऐसे ही है। रूट 2 कह रहा है, जैसे होता है ना कि मैंने तुमसे बोला कि मैंने तुमसे बोला कि बाइक में 2 पहिए होते हैं। ठीक है, तो तुम कैसे प्रूफ करोगे, तुम बोलोगे कि मान लिया कि बाइक में 3 पहिए होते हैं। ठीक है, और फिर उसको करके दिखाओगे कि अगर बाइक में 3 पहिए होते हैं तो वो फिर ऑटो बन जाएगी, अगर एक लाइन से 3 होंगे तो ऐसा। तो आप सब डायग्राम बना के और करके दिखाओगे कि फिर कैसे क्या। ठीक है, कि कैसे बाइक में 2 पहिए होते हैं। तो आप हम ऐसे ही लेते कि अच्छा तू कह रहा है कि रूट 2 इज इरेशनल, तो चलो मैं मान लेता हूँ कि रेशनल है। ठीक है, अब रेशनल मान लिया तो रेशनल की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, लेकिन जब मैं रेशनल की सारी प्रॉपर्टी फॉलो कराने जा रहा हूँ तो फिर वो दिक्कत हो रही है, फिर वो दिक्कत हो रही है रूट 2 से, है ना। तो इसी तरीके से हम करते हैं इन क्वेश्चंस को, है ना। कॉन्ट्राडिक्टरी, थोड़ा पेन पतला कर लेता हूँ क्योंकि जगह जो है बहुत कम बच रही है। ठीक है, इस चीज़ का मैं ध्यान रखते हुए करता हूँ। अब मैंने कर लिया चलो हमने मान लिया लेट रूट 2 इज रैशनल नंबर। लो भैया, अब यहां से होगा खेला। खेला क्या, जो भी रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज हैं वो सब ये फॉलो करेगा। तो रूट 2 इज रेशनल नंबर है, तो पहली चीज तो ये कि मैं रूट 2 को a बाई बी के फॉर्म में लिख सकता हूं, जहां a एक इंटीजर है और b एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब इसको मैंने लोएस्ट फॉर्म में लिखा है, यहां पे मैंने ब्रैकेट में लिख दिया a बाई बी इज इन लोएस्ट फॉर्म। क्लियर, ये लोएस्ट फॉर्म में है, मतलब इसमें कट नहीं हो सकता ना, कि रूट 2 को मैंने सपोज दैट मेरे पास 5 है तो 5 को मैं लिख सकता हूँ 15/3, है ना। लेकिन ये लोएस्ट फॉर्म नहीं है, लोएस्ट फॉर्म 5 है। अब मेरे पास लिखा 5/7। अब ये हो सकता था कैसा हो, 15/21। तो इसको मैं क्रॉस करके ऐसा लिख रहा हूँ, है ना। तो ये नंबर लिखा हो, ये दोनों सेम है, इक्विवेलेंट है। तो मैं लिख कौन सा रहा हूँ, ये वाला a बाई बी जब मान रहा हूँ, मतलब इसमें फर्दर कैंसिल नहीं होंगे, है ना। अब लोएस्ट फॉर्म में है, इसी तरह लिखा हुआ है। अब इसके बाद मैंने माना जो मेन लाइन है, जो बच्चे 10th क्लास में भी नहीं ध्यान देते, सबसे मेन लाइन इसको रैशनल प्रूफ करने में है कि हियर ए एंड बी आर को प्राइम। ये लाइन पूरा डिसाइड करती है। ए और बी को प्राइम होने का मतलब है इसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे कि मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, 5/7। ये नंबर रेशनल नंबर है, 5 और 7। अब इसमें मैंने लिख दिया 15/21। अब अगर इसमें इस नंबर में जैसे ये है ना कि ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, को प्राइम है, ये को प्राइम नहीं है आपस में, क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, 3 है। 3 है मतलब मैं बोल सकता हूँ कि 15 भी 3 से डिविजिबल है। क्या बोल सकता हूँ, 15 भी 3 से डिविजिबल है, और 21 भी जो है, 21 जो है 21 जो है वो भी 3 से डिविजिबल है। तब तो ये कैंसिल आउट होंगे दोनों। अगर दोनों 15 और 21 दोनों 3 से डिविजिबल मिल रहे हैं, मतलब 3 इनके अंदर कॉमन फैक्टर है भैया, ये मान लेना। कोई भी नंबर आप उठा लो, आप बोलो 100/20, है ना। अगर ये कोई प्राइम नहीं है तो इसका मतलब 100 अगर 10 से डिविजिबल है, 100 अगर 10 से डिविजिबल है और 20 भी 10 से डिविजिबल है, इसका मतलब 10 जो है, 10 जो है दोनों के अंदर क्या है, एज अ कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर है मतलब ये दोनों आपस में को प्राइम नहीं है, दिख रहा नहीं है को प्राइम, ये भी को प्राइम नहीं है। तो हमने यहाँ पे माना है कि ये को प्राइम है। अब देखो क्या होगा। ठीक है, अब को प्राइम है। अब मैं क्या करूंगा, इसको दे दूंगा क्वेश्चन नंबर 1। अब लिखूंगा मैं स्क्वेयरिंग 1। स्क्वायर करो कितना आएगा, 2 इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, बी स्क्वायर को इधर ले जाऊंगा, तो 2b² इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा, 2 को उधर भेज दो, तो b² इक्वल्स टू a²/2। अब यहाँ पे ए और बी इंटीजर थे, ए और बी क्या थे, इंटीजर थे। तो अगर इंटीजर से, अब ए इंटीजर था तो ए स्क्वायर भी इंटीजर होगा। अब इंटीजर से मैं 2 का डिवाइड कर रहा हूँ और मुझे बी स्क्वायर भी एक इंटीजर है, तो एक इंटीजर को मैं एक 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो मुझे इंटीजर मिल रहा है। यही तो डिविजिबिलिटी कहलाती है, डिविजिबिलिटी भी यही कहलाती है। अगर मेरे पास 13 है और मैंने बोला कि अपॉन 7, तो क्या 13 7 से डिविजिबल है, नहीं है, क्योंकि आंसर क्या आएगा, 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ये 1 पॉइंट आ रहा है, ये इंटीजर नहीं आ रहा है, ये इंटीजर नहीं आ रहा है, ये इंटीजर नहीं आ रहा है।
ठीक है, जब ये इंटीजर नहीं आ रहा तो मतलब 7 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन मैंने लिखा 12/6 डिवाइड किया कितना रहा 2। अब ये 2 क्या है, इंटीजर है, इंटीजर है मतलब 12 जो है वो 6 से डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे ए स्क्वायर से 2 लिखने पे क्या आ रहा है, बी स्क्वायर, एक इंटीजर आ रहा है। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, इसका मतलब मैं बोलूंगा ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। ए स्क्वायर क्या है, 2 से डिविजिबल है। और इस लाइन का मतलब क्या होता है, एक थ्योरम होती है कि अगर कोई नंबर ए स्क्वायर है वो किसी नंबर से डिविजिबल है तो उसका जो स्क्वायर रूट है मतलब ए, वो भी उसी नंबर से डिविजिबल होगा, है ना। अगर 256 16 से डिविजिबल है तो 16 भी 16 से डिविजिबल है ना। और क्या बता सकता हूँ, जैसे 81 अगर 3 से डिविजिबल है ना, तो 81 का स्क्वायर रूट क्या होता है 9, तो 9 भी हमारा 3 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही होता है, आप बहुत सारे नंबर्स उठा के देख सकते हो। तो अगर ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, इसका मतलब इस लाइन का मतलब क्या हुआ, ए इज डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2। ठीक है, अब ए स्क्वायर, अब हर बार हम क्या कर रहे हैं, ऊपर वाली लाइन का मतलब लिख रहे हैं। अब ए इज डिविजिबल बाई 2 का मतलब होता है कि मैं लिख सकता हूं कि ए को मैं अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो एक इंटीजर मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, इंटीजर मिलेगा। अभी अभी बताया था डिविजिबल होने का मतलब। ठीक है, यहां से मुझे मिल जाएगी ए की वैल्यू 2c। उठा के पटकूंगा कहाँ, यहाँ पे नहीं रखो, यहाँ पे नहीं रखो, इस पे रख दो, इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 2। ए इक्वल्स टू 2c की वैल्यू देखो लिखना कैसे है ना, डिस्क्रिप्टिव है। पुटिंग द वैल्यू इन क्वेश्चन 2। अब इक्वेशन नंबर 2 पे ले जाके वैल्यू पटक दो। √5 पूछा था, √2 पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलो कोई नहीं, इसको √2 कर लेना। ठीक है, √5 का भी ऐसे हो जाएगा। अब जो है √5 का भी सेम होगा ना, बस यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 तो ए इज डिविजिबल बाय 5, मतलब ए इक्वल्स टू 5c। ठीक है, 2 की जगह 5 कर दो और जहाँ स्क्वायर है वहाँ पे लग। अब ये वैल्यू इक्वल्स टू 2c जैसे ही मैं उठा के यहाँ पे रखूंगा बच्चों, तो क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर तो यहीं रहेगा, इज इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी निकाली मैंने 2c का होल स्क्वायर बाई 2, कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2c का स्क्वायर करो कितना होगा 4c स्क्वायर, मतलब 2 का भी स्क्वायर c का भी स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 4 2 टाइम्स, बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। और c हमारा इंटीजर है तो c का स्क्वायर भी क्या होगा, इंटीजर होगा। अब 2 को इधर ले आओ, बी स्क्वायर 2/2 इक्वल्स टू c स्क्वायर। इस लाइन का मतलब क्या होता है कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। और अगर बी स्क्वायर डिविजिबल बाई 2 है, इस लाइन का मतलब क्या होता है कि बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। लेकिन रुको बच्चों, एक चीज देखो, हमने बताया था कि ये तो को प्राइम है, को प्राइम मतलब कुछ भी फैक्टर नहीं है। लेकिन अगर ए भी देखो, ए भी डिविजिबल है 2 से और बी भी डिविजिबल 2 है 2 से, इसका मतलब क्या हुआ कि इनके अंदर 2 एज अ कॉमन फैक्टर है, और कॉमन फैक्टर है तो फिर को प्राइम नहीं है। तो को प्राइम नहीं है तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसका मतलब कि ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर दी हमने बात, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आर assumption, therefore √2 is rational। oh, irrational। इसका मतलब क्या हुआ कि √2 क्या है, इरेशनल है। तो हमने क्या किया भैया कि हमने मान लिया एक टाइम के लिए भाई ये रेशनल नहीं है, रेशनल है। उसके बाद रेशनल की सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करा दी कि भाई को प्राइम है, ये है वो, और फॉलो कराते गए, लिखते गए, तो फॉलो किया ही नहीं। लास्ट में आके ऐसा आ गया कि भाई को प्राइम है ही नहीं। तो जब नहीं है तो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन गलत है, मतलब जो आपने माना है वो गलत है, जो माना है वो गलत है। तो एक ही कंडीशन बचती है क्या, इरेशनल की, है ना। रियल के अंदर 2 पार्ट हम करते हैं, रेशनल और इरेशनल। तो या तो इरेशनल होगा या तो रेशनल होगा, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है रियल नंबर के अंदर। क्लियर है ये चीज़, चलो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार और देखना अच्छे से। स्टेट एंड प्रूव यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, हेंस फाइंड द एससी ऑफ 135 एंड 225। ठीक है, वैसे मैं सोचा था कि प्रूव दैट के जो सारे क्वेश्चंस हैं वो मैं एलिमेंट्री नंबर थ्योरी या इंडक्शन के बाद कर रहा हूँ। एक सेकंड है ना, थोड़ा सा चुभ रहा है। तो मैंने ऐसा सोचा था कि यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा या प्रूव दैट के जितने भी क्वेश्चन है, खासतौर से थ्योरम के प्रूफ, वो मैं इंडक्शन पहले का पढ़ा दूँ, एलिमेंट्री थ्योरी का उसके बाद कराऊँ। बट अभी जो है तो अपन रियल नंबर में है तो इसको पढ़ते चलते। मैंने बाद में भी ऐसा सोचा कि नहीं भाई, जब पढ़ा ही रहे हैं रियल नंबर तो कंप्लीट हो जाए रियल नंबर। ऐसा होना चाहिए ना कि ये लेक्चर देख लिया, ये 4 लेक्चर देख लिए, ये 2 लेक्चर देख लिए, जैसा भी है, आप लेक्चर कंप्लीट करके बस पैक। ठीक है, अब मुझे बस क्वेश्चन रिपीट करने हैं, बस क्वेश्चन रिवाइज करने हैं तरह तरह के, जहाँ जहाँ भी मिलेंगे क्वेश्चन, और उनको बढ़िया अच्छे से करना है। और मेरा रियल नंबर पैक है, पूछो भाई क्या पूछना है ना। लिट मैथ लैब की लिट सीरीज से पढ़ के आ रहा हूँ। देखो,
अब स्टेट एंड प्रूव यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा क्या कहता है, ठीक है, इसको लिखो कैसे, सुंदर राइटिंग में, मेरी नहीं है, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। लेम्मा मैंने पहले ही बताया था, ऐसी चीज़ होती है, ऐसी चीज़ जो कि बाकी बड़ी थ्योरम को प्रूव करने में जो हेल्प करे उसको हम लेम्मा कहते हैं। अब यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा क्या कहती है, फॉर एनी टू पॉजिटिव, अब ये बढ़िया क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव में अगर आया ना, मेरे को लगता है ये आ सकता है, बढ़िया लेंदी क्वेश्चन है थोड़ा सा और दिमाग भी लगता है। फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन जीरो है दोनों के दोनों नंबर, ठीक है। फॉर एनी पॉजिटिव टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर सच दैट फॉर ए जो है बी से बड़ा है, इन दोनों में से एक तो बड़ा होगा, हमने ए को ले लिया, अगर ए बड़ा है तो ए इधर आ जाएगा, इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, गिवन दैट जो आर है आपका, आर है वो बी से हमेशा छोटा है या उसके बराबर भी नहीं होगा, बी तो बी से छोटा है और ज़ीरो के बराबर है या उससे बड़ा है। ये होती है यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा, ठीक है, ये हमने स्टेट कर दिया, प्रूव नहीं किया अभी। मतलब कि आप कोई भी ऐसे दो नंबर्स लो जो कि पॉजिटिव हैं, उनको इस फॉर्म में आप लिख सकते हो, जहाँ पे आर रिमाइंडर कहलाता है ना, ये उस दिन ही बताया था, ये रिमाइंडर कहलाता है, कोशेंट कहलाता है, ये डिवाइ वो क्या था, सॉरी, हाँ ये डिविडेंड था और ये डिवाइजर था, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो इस नंबर को, ठीक है। एग्जाम्पल दे दूं क्या, एक जैसे मैंने बोला कि जैसे यहाँ पे लिखा है 135 एंड 255, एग्जाम्पल देके मिटा दूंगा। देखो अब इन दोनों में बड़ा क्या है, 225, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, 225 इक्वल्स टू 135 इंटू समथिंग प्लस समथिंग। अब हमको परफेक्ट बनाना भी है, फिल इन द ब्लैंक्स करो, तो 135 को अगर दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 हो जाएगा, तो ये आगे चला जाएगा, तो एक ही बार जाएगा। अब एक ही बार जा रहा है तो कितना बच रहा है, 90 बच रहा है, 90 बच रहा है ना, देख लेना बच्चों, छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। हाँ, तो मतलब देखो 225 को मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे कोई भी दो नंबर आप उठा सकते हो, कोई भी दो नंबर उठा लो, उनको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। बस इतना याद रखना कि हर बार, जैसे ये तो क्यू है, ये बी जो है हमेशा जो है, जो बी है वो हमेशा बड़ा होगा आर से, है ना, क्योंकि अगर आर बड़ा हो गया, अगर आर बड़ा हो गया मतलब एक बार और डिवीजन चला जाता। अगर मैं कहता कि रिमाइंडर यहाँ पे बच रहा है 140, तो इसका मतलब हुआ इसमें से 135 एक बार और चला जाता और फिर यहाँ बचता 5, ऐसा। तो रिमाइंडर हमेशा हम कैसा लेंगे, जानबूझ के क्या मतलब बचेगा ही ऐसा रिमाइंडर जो कि बी से छोटा होगा, ठीक है। अब इसमें हम दो चीज़ें प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब देखो प्रूफ थोड़ा बड़ा है, शायद जगह कम पड़ सकती है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं करना, फिर नहीं होगा तो एक पेज ऐड कर लेंगे, दूसरे में ही बता देता हूँ, दूसरे में ही बता देता हूँ। हाँ 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 हाँ। ठीक है, चलो आइए इसे प्रूफ करें। अब प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट एनी सेट एस इक्वल्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान से देखना बच्चों, हमने पॉजिटिव इंटीजर का एक सेट लिया एस, और एस इक्वल्स टू, इसमें एस में कैसे नंबर आ रहे हैं, ए माइनस बी एक्स टाइप के, कैसे नंबर आ रहे हैं, ए माइनस बी एक्स टाइप के, और ये सब का कैसा सेट है, इनमें जो भी आंसर आएंगे ए माइनस बी एक्स ए माइनस बी एक्स की जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव इंटीजर होगी, ठीक है। सच दैट, अब लिए इसमें ए जो है बी से हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि अगर ए जो है छोटा हो गया बी से तो हो सकता है कि यहाँ पे नेगेटिव नंबर भी आ जाए, तो ऐसा नहीं करना भैया, ए को हमेशा बड़ा रखना है, ठीक है। और एक्स भी जो है वो भी एक इंटीजर ही है, आ गई बात समझ में। तो इस तरह का हमने एक सेट बना लिया। अब इस सेट का फ़ायदा क्या है कि एक थ्योरम होती है, थ्योरम क्या कहती है, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल कहलाता है। मैं इसीलिए कह रहा था कि ये क्वेश्चन मैं कराऊँ इंडक्शन के बाद। इंडक्शन में तीन तरह के इंडक्शन होते हैं, फर्स्ट इंडक्शन है ना, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, सेकंड प्रिंसिपल और थर्ड प्रिंसिपल। जो थर्ड प्रिंसिपल होता है वही होता है वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। बट हम यहाँ पे लिख देते हैं अभी, है ना, हम मान लेते हैं वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या होता है वो भी पढ़ लेंगे इसी बहाने। बाय वेल ऑर्डरिंग
प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपके पास अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है ना, आपके पास अगर कोई पॉजिटिव नंबर्स का सेट है तो उसके अंदर हमेशा एक लीस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। क्या कहता है कि इन एनी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, मैं वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल का स्टेटमेंट लिख रहा हूँ अपने से बना के ना, इन एनी सेट ऑफ, मतलब अपने से बना के मतलब उसको ट्रांसलेट करके, जो पूरा स्टेटमेंट वैसे है एज इट इज़ नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। इन एनी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, in any set of positive integers there must exist a least number और least integer और least element, कहीं कुछ भी लिखा रह सकता है, ठीक है। तो मतलब अगर ये सेट है, और ये सही बात है, इसका भी हम प्रूफ पढ़ेंगे, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल का भी हम प्रूफ करेंगे। हम ये भी प्रूफ करेंगे कि कैसे एक पॉजिटिव सेट ऑफ इंटीजर के अंदर आपका, या सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के अंदर आपका एक नंबर ऐसा होगा जो सबसे लीस्ट होगा, जो सबसे छोटा होगा, ठीक है। कोई भी चीज़ है ना, हम अब जनरली तो देखो, अगर हमने लिखा है 1 2 3 4 5, मुझे दिख रहा है कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो ऐसे में तो हमें दिख जाता है, लेकिन हमको इन जनरल प्रूफ करना होता है। तो इस सेट के अंदर, ये सेट कुछ भी बने है ना, 1 आ रहा है, फिर 61 आ रहा है, फिर 37 आ रहा है, कुछ भी कैसे भी ऑर्डर में नंबर आ रहे हैं, बट इस सेट के अंदर आपको पता है एक नंबर क्या होगा जो लीस्ट होगा। हमने क्या मान लिया, लेट आर बी द लिस्ट नंबर। हमने किसको लिस्ट मान लिया, आर को हमने क्या किया कि लिस्ट मान लिया, कि भैया ये सबसे छोटा नंबर है। क्लियर है चीज। अब अगर ये सबसे छोटा नंबर है, लिखा ना, हाँ, अगर ये सबसे छोटा नंबर है इस सेट के अंदर का, तो मतलब इसको भी मैं, इस नंबर को भी किसी ना किसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, है ना। तो मैंने माना a माइनस बी एक्स था, तो मैंने माना कि देन r कुड बी रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको, a माइनस बी क्यू। क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी क्यू, क्योंकि a तो है इसके अंदर है, मतलब ये वाला टर्म फॉलो करेगा। x की वैल्यू मान लिया q, मैंने मान लिया, यहाँ पे लिख लो, यहाँ लिख लो, देयर एग्जिस्ट अ नंबर, यानी या इंटीजर लिख सकते हो, नंबर q सच दैट, एक नंबर ऐसा भी होगा जो इसको भी रिप्रेजेंट कराएगा भाई। जब इस सेट के अंदर ऐसे ही सारे एलिमेंट है जिनको मैं a माइनस बी एक्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो इसके अंदर अगर r आ रहा है तो r को भी तो इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। हालांकि वहाँ x जो है बार बार चेंज हो रहा है, तो x इस केस में r के लिए मैंने मान लिया q है, मान सकता हूँ ना, q मान लो, t मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन अब जो यूक्लिड्स की डिवीजन लेमा है उसमें q यूज होता है, तो हम q मानते हैं, ठीक है। मैं उसका नाम कुछ भी रख सकता हूँ। देखो, जो एक जनरल आइडिया होता है ना मैथ्स में, हम उनका यूज करते हैं। करने को हम कुछ भी कर सकते हैं, एफ एक्स चलता है जैसे, तो हम एफ एक्स लिखते हैं, लेकिन एफ ऑफ पी भी तो लिख सकते हैं, एफ ऑफ टी भी तो आता है, एफ ऑफ एस भी तो आता है ना। तो हम एस मतलब एस का फंक्शन, एक्स मतलब एक्स का फंक्शन, अब मैं पेन का फंक्शन बना दूं, है ना। मैंने लिख दिया एफ ऑफ पेन, ठीक है, और क्या लिख दिया, पेन का स्क्वायर माइनस 2 इंटू पेन प्लस 3। तो ये भी एक फंक्शन है, बस मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि हेयर पेन, पेन इज अ वेरिएबल, जो पेन है वो वेरिएबल की तरह काम कर रहा है। पेन कहाँ से बिलोंग कर रहा है, मतलब पेन में हम कैसी वैल्यू डाल सकते हैं, रियल नंबर्स की डाल सकते हैं कि केवल पॉजिटिव इंटीजर्स डाल सकते हैं, कि नेगेटिव डाल सकते हैं, कि होल नंबर डाल सकते हैं, ये डिफाइन करना पड़ता है। क्लियर है ये चीज़। तो नाम देना होता है ये सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं क्यों नाम दे रहा हूँ वो क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे यूज़ होता है और यही सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। अब मैं अगर यहाँ पे दूसरा टर्मिनोलॉजी यूज़ करना चाहूँ एक्स वाई जेड की, तो मुझे यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, एक्स इक्वल्स टू बी वाई प्लस जेड, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, है ना। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, तो फिर मुझे वहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। अब चलो, आर इक्वल्स टू ए माइनस बी क्यू है, अब बी क्यू को इधर ले आओ, ए वहीं रह जाएगा, तो क्या बन जाएगा भैया, आर प्लस बी क्यू इक्वल्स टू ए। अब ए को लेफ्ट में लिख दो और इसको उधर लिख दो, तो क्या बन जाएगा, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। अब यहाँ तक प्रूफ करना तो बड़ा आसान था, ये हमारा नंबर आ गया, लेकिन जो उसकी अगली लाइन है ना, वही प्रूफ करना सबसे मेन है। कौन सी लाइन, ये हमको ये दिखाना पड़ेगा कि आर जो है वो बी से क्या है, छोटा है, आर जो है बी से छोटा है, ठीक है। एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा पानी पी लूँ। मजा आ गया, ठीक है। अब हमको क्या दिखाना है कि आर जो है बी से छोटा है, एक पार्ट हमारा प्रूव हो चुका है। यहां लिखेंगे हम वी मस्ट
शो क्या दिखाना पड़ेगा कि आर इज लेस देन बी। अब इसको फिर हम किससे करेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन से। लेट आर इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। अब हमने मान लिया, हमको नहीं पता था बोले कि आर लेस देन बी दिखाना, तो हमने मान लिया कि आर बी से क्या है, बड़ा है। वैसे तो कॉन्ट्रडिक्शन यही पे होगा क्योंकि आर को हमने सबसे लीस्ट एलिमेंट माना है, बट हम इसको लिखेंगे ऐसे, लेट आर इज ग्रेटर देन बी। ओहो, आर इज ग्रेटर देन बी, हमने क्या मान लिया कि आर जो है वो बी से बड़ा है। तो अगर आर बी से बड़ा है तो यहाँ पे दूसरा नंबर जो है वो एग्जिस्ट करेगा, है ना। एक सेकंड बच्चों, हम क्या करेंगे, हमने मान लिया कि आर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बी। अब यहाँ से क्या होगा कि आर बी को इधर लेके आएंगे, आर माइनस बी इज ग्रेटर देन जीरो। अब आर माइनस बी की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे, तो आर की वैल्यू रख दो उठा के, कहाँ से, यहाँ से रखो, रखो, क्या हो जाएगा, ए माइनस बी क्यू माइनस बी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से क्या आ गया, ए माइनस बी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बच्चों, क्यू प्लस वन, ठीक है। कॉमन लेना मतलब छीन लेना, यहाँ से माइनस बी छीनोगे तो प्लस का क्यू बचेगा, यहाँ से माइनस बी छीनोगे तो प्लस का वन बनेगा। अब ये किसकी वैल्यू थी, आर माइनस बी की वैल्यू थी, किसकी वैल्यू थी, आर माइनस बी का। मतलब कि आर माइनस बी को मैं ए माइनस बी क्यू के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ए माइनस बी एक्स की वैल्यू में, जहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, क्यू प्लस वन है। तो अगर मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ तो मतलब ये इस सेट में, आर माइनस बी भी क्या सेट में, इस मीन आर माइनस बी इज ऑल्सो इन द सेट। अब सेट के अंदर है, पॉजिटिव है, और इस फॉर्म में लिख पा रहा हूँ, मतलब सेट के अंदर है। अब अगर सेट के अंदर है तो आप ये बताओ मुझे खुद कि आर और आर माइनस बी में कौन सा बड़ा होगा, क्योंकि आर भी हमने क्या लेते, ये सब के सब हैं तो पॉजिटिव इंटीजर्स, तो आर और आर माइनस बी में बड़ा कौन होगा, आर बड़ा होगा, आर बड़ा होगा। और आर माइनस बी आर से भी छोटा हो जाएगा, क्योंकि भाई एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसमें से एक पॉजिटिव इंटीजर घटाओगे तो नंबर और छोटा होगा। तो आर बड़ा है आर माइनस बी से, तो आर बड़ा है तो आर माइनस बी सेट के अंदर है और आर से भी छोटा है, और ये कॉन्ट्राडिक्शन है किस चीज़ का, कि हमने तो माना था आर सबसे छोटा है। दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आर बीइंग द स्मॉलेस्ट इंटीजर या फिर नंबर। और इसलिए जब ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि आर जो है वो बी से छोटा होगा। कैसा होगा, छोटा होगा। और ये चीज़ हमारी यहाँ पे प्रूव हो जाएगी। तो इस तरीके से ये हमारा थ्योरम प्रूव होता है। अच्छा, ये यूनिकली भी ऐसा भी ये बोलता है कि यूनिकली लिखा जाता है, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा को हम यूनिकली लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं किनारे हो जाता हूँ, वैसे तो आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा, बट एक बार फिर भी आपको अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले लें कि कैसे लिखना है इसको एग्जाम में, ठीक है। क्लियर है ये चीज़, चलो। अब आती यूनिकनेस, उसको भी मैं प्रूव करा देता हूँ जल्दी से। यूनिकनेस, अब अगर यूनिकनेस प्रूव कराऊंगा तो यूनिकनेस में क्या होता है, ठीक है। यूनिकनेस में क्या होता है कि ये कहता है कि अगर ए कोई नंबर है तो इसको मैं सिर्फ बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में ही लिख सकता हूँ, दूसरे नंबर के लिए मुझे दूसरे बी और दूसरे क्यू लगेंगे, दूसरे आर लगेंगे। यूनिक होता है, तो मैं क्या मानूंगा कि नहीं होता यूनिक, मैंने माना कि नहीं है यूनिक, तो यूनिक नहीं है तो मैं मानूंगा कि ए इक्वल्स टू, उसको मैं लिख सकता हूँ, बी तो वही रहने दो, क्यू वन प्लस आर भी लिख सकता हूँ, आर वन, और इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी क्यू टू प्लस आर टू। मैंने दूसरे तरीके से लिख दिया, मैंने माना ये अलग अलग नंबर है और अलग है, ठीक है। अब जब एक ही नंबर को मैं दो अलग अलग तरीके से, ये फिर कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा हूँ मैं, है ना। कॉन्ट्राडिक्शन मैंने मान लिया कि भाई यूनिक नहीं होते, यूनिक नहीं होते मतलब एक ही नंबर को मैं दो अलग अलग फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो अलग अलग फॉर्म में क्यू वन अलग, आर वन अलग, क्यू टू अलग, आर टू अलग, ठीक है। अब इनके एल एच एस सेम है तो आर एच एस सेम कर दो, बी क्यू वन प्लस आर वन इक्वल्स टू बी क्यू टू प्लस आर टू, ठीक है। अब यहाँ से आर वन आर टू को एक तरफ कर लो, बी क्यू वन माइनस बी क्यू टू इक्वल्स टू आर टू माइनस आर वन। क्लियर है, बी कॉमन लेते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा, क्यू वन माइनस क्यू टू इक्वल्स टू आर टू माइनस आर वन। अब इसका मतलब क्या हुआ कि बी जो है वो डिविजिबल है किससे, आर टू माइनस आर वन से, ठीक है। बी का एक फैक्टर है, ठीक है, सही तो लिखा है ना मैंने, हाँ। तो हम ये क्या मानेंगे कि बी जो है फैक्टर है, ठीक है, सॉरी आर टू माइनस आर वन क्या है, डिविजिबल है, क्योंकि इसके और इसके मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, अगर ये है और साथ में मुझे पता है कि आर टू माइनस आर वन जो होगा, ठीक है, अपने आप में यहाँ पे जब यूक्लिड डिवीजन नंबर रखते हैं तो सबसे मेन चीज़ होती है कि ज़ीरो आर वन जो है वो बी से छोटा है, और यहाँ पे आर टू जो है
बी से छोटा है, अभी प्रूफ करके दिखाया, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये रहता है। तो जब ये छोटे हैं, R1 बी से छोटा है और R2 बी से छोटा है, तो ऑब्वियसली इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, जो डिफरेंस हम करें तो और छोटा होगा। तो ये भी छोटा हो जाएगा किससे? बी से। अब ये बी से छोटा है और इसका मतलब क्या होता है कि R2 माइनस R1 इज फैक्टर ऑफ बी, ठीक है। क्योंकि R2 माइनस R1 को बी को इधर लाओगे तो अपॉन में जाएगा बी, है ना। तो अपॉन में भी जाएगा, बी इज द फैक्टर ऑफ R2 माइनस R1, है ना, क्योंकि डिवाइड होकर ये नंबर आएगा। हाँ नहीं, सही लिखा था मैंने, R2 माइनस R1 इज द फैक्टर ऑफ बी। अब बी का अगर फैक्टर है तो इससे छोटा होगा, और बी जो एक नंबर है, जब हम इस तरह में लिखते हैं तो बी जो नंबर है उससे अगर छोटा कोई अगर आपका फैक्टर निकल रहा है तो या तो वो मल्टीपल है ना। फैक्टर भी मत लिखो, R2 आर माइनस R1 ऐसा लिखो, अब सही लिखा, R2 माइनस R1 इज मल्टीपल ऑफ बी। बी का मल्टीपल है, बी में कुछ मल्टीप्लाई कर रहा है तभी आंसर आ रहा है। तो R2 माइनस R1 क्या है? मल्टीपल है बी का। तो मल्टीपल है बच्चों बी का, तो ये बताओ कि बी के मल्टीपल में सबसे छोटा और बी से छोटा भी है। दो बातें कह रहा, बी का मल्टीपल बी से छोटा होता है क्या? अगर कोई मल्टीपल किसी से छोटा होगा तो वो तो जीरो होगा। मैं बोलूँ 3 की टेबल में 3 से छोटा मल्टीपल बताओ, क्या बताओगे? 3 वन ज़ा 3, 3 टू ज़ा 6, 3 से तो बड़ा ही आ रहा है, और 3 से बराबर हो सकता है या फिर उससे छोटा मल्टीपल लोगे तो जीरो भी मानते हैं मल्टीपल, क्योंकि 3 इंटू जीरो करने पर क्या आता है? जीरो आता है। तो हम क्या मान सकते हैं? जीरो। तो R2 माइनस R1 बी से भी छोटा है और मल्टीपल भी है, दोनों चीज़ें साथ में कब होंगी? जबकि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम कि द ओनली मल्टीपल लेस देन द ओनली मल्टीपल ऑफ बी एंड लेस देन बी इज जीरो। मतलब बी का मल्टीपल और बी से छोटा मल्टीपल क्या हो सकता है? सिर्फ जीरो हो सकता है। तो जब ये बी से छोटा है और बी का मल्टीपल है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। और अगर इसकी वैल्यू जीरो है तो इसका मतलब क्या हुआ? R2 इक्वल्स टू R1। आपने अलग अलग लेके चला था सर, देखो दोनों बराबर आ गए। आपने बोला एक 3 लूंगा एक 5 लूंगा, लेकिन लास्ट में पता चला दोनों ही 3 थे या दोनों ही 5 थे। 3 इक्वल्स टू 3 और 5 इक्वल्स टू 5 ही होगा। मतलब लास्ट में हमने प्रूव कर दिया कि दोनों नंबर क्या होंगे? इक्वल ही होंगे। अच्छा, लेकिन अभी Q1 Q2 इक्वल नहीं किया, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से उठाएंगे, ठीक है। R2 माइनस R1 की वैल्यू कितनी आ गई? जीरो। रख दो, कह दिया कि रख दो, इक्वल्स टू जीरो, रख दो। अब रखने पे क्या होगा? या तो बी जीरो होगा, और जब भी ऐसी चीज होती है मल्टीप्लिकेशन में जीरो तो उनमें से एक जीरो है, तब तो आया है जीरो, है ना। या तो बी जीरो है या तो Q2 माइनस Q1 जीरो है। अब बी तो जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब यही जीरो है, और ये जीरो है, इसका मतलब Q2 इक्वल्स टू Q1। लो, आपने इसको भी अलग अलग लिया था, ये भी दोनों सेम आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम यूनिकनेस और इस तरीके से हम यूक्लिड का प्रूफ करते हैं। क्लियर है? देख लो अच्छे से एक बार, ठीक है। नहीं समझ में आया तो वापस देख लेना एक बार, ठीक है। और ये उसकी यूनिकनेस का हो गया। क्लियर है ये चीज़? तो इस तरीके से हमको क्वेश्चंस को लिखना है। अब ये क्वेश्चंस आएंगे 4 नंबर 5 नंबर, है ना, इस तरीके से थोड़े से तो लेंदे रहेंगे। तो इनको लिखना अच्छे से आना चाहिए, मतलब अच्छी राइटिंग में थोड़ा सा हर चीज़ का हम प्रूफ देते हुए लिखते हुए कि क्या लॉजिक है लिखेंगे। क्लियर है? अब देखो, ये तो प्रूव हो गया। अब हमको बताना है कि 135 एंड 225 का SCF ज्ञात करें इसी मेथड से, ठीक है। 135 एंड 225 का यूक्लिड्स डिवीजन से। अब देखो, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा को ही हम एक्सपैंड करके जब हम SCF निकालते हैं तो उसको हम यूक्लिड्स एल्गोरिदम कह देते हैं। क्लियर है? तो हम यूज़ करेंगे। तो इसमें बड़ा कौन सा है? 225 बड़ा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 225 इक्वल्स टू 135 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा? 90। ये लिख सकता हूँ क्योंकि 2 टाइम्स लिखता तो ज़्यादा हो जाएगा। अब क्या होगा, इसमें आप ध्यान रखना, यूक्लिड्स एल्गोरिदम है ये, ठीक है। अभी लेम्मा प्रूफ कर दिया कि ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं सिर्फ इतने पे छोड़ दूं तो ये यूक्लिड्स लेम्मा है, लेकिन मैं इसको फर्दर सॉल्व करके अगर इसका SCF निकालूं तो उसको कहते हैं यूक्लिड्स एल्गोरिदम। तो कैसे करते हैं? जो पहले वाला है, इधर वाला ये बी, इसको हम यहाँ लिखेंगे 135 इक्वल्स टू 90 इंटू समथिंग प्लस समथिंग। अब 90 में मल्टीप्लाई करो, अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ज़्यादा चला जाएगा, 180 चला जाएगा, हमको तो 135 चाहिए। तो 90 इंटू 1 प्लस कितना जाएगा? 45 बचेगा, ठीक है। इतना लिखा। अब इसको फिर से मैं रिपीट करूंगा, कैसे? कि जो पहले वाला है उसको पहले, जो बाद वाला है उसको बाद में। 45 इंटू समथिंग प्लस समथिंग। अब यहाँ पे क्या रखूंगा? 45 प्लस 2 इक्वल्स टू 0।
अब देखो रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो जब रिमाइंडर जिस स्टेप में रिमाइंडर आपका 0 आ जाए, उस स्टेप में जो ये नंबर है, ठीक है, ये नंबर जो है डिवाइजर जो है, वो डिवाइजर क्या कहलाता है, लास्ट कहते हैं ना, लास्ट पॉजिटिव डिवाइजर इज एचसीएफ। तो ये लास्ट पॉजिटिव डिवाइजर है 45। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया, इन दोनों का एचसीएफ कितना आ गया 45। तो देखो कितनी आसानी से हमने निकाल लिया। अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन में जाते तो हम पहले 135 के पूरे प्राइम फैक्टर करते और 225 के पूरे फैक्टर करते, और इसीलिए एफिशिएंट है। एफिशिएंट क्यों है, क्योंकि भाई इसमें आप मल्टीप्लाई करके आप सीधे एक स्टेप बहुत छोटी कर देते हो। 225 को 135 से डिवाइड किया, छोटे एक लिमिटेड स्टेप्स है, और इसके बाद आपका आंसर आ जाता है जो लास्ट डिवाइजर है। और कब तक इस चीज़ को रिपीट करना, अगर यहाँ जीरो नहीं आता तो फिर मैं पहले वाले को इधर और बाद वाले को इधर, रिमाइंडर को यहाँ लगता और फिर डिवाइड करता, ये चीज़ चलती रहती। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये एचसीएफ निकलता। आप चाहे तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालकर मैच भी कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज़? चलो 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 चलो। यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक शो दैट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ टर्मिनेट्स, ये क्या हो जाता है, टर्मिनेट कर जाता है। ठीक है, अब क्या नंबर दिया, 13/125। ठीक है, अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है बच्चों, कि हर नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं और वो यूनिक होता है। ठीक है, अगर वो खुद प्राइम है तो उसके और 1 के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जो कि प्राइम कहला जाएंगे। ठीक है, तो इसका यूज करके मुझे बताना है टर्मिनेट होता है। और टर्मिनेट मैंने क्या बताया था, टर्मिनेट तब होता है जब उसके डिनोमिनेटर में केवल 2 की पावर और 5 की पावर आए फैक्टर, तीसरा कोई एंट्री लिया कि 2 और 5 के साथ में तीसरा कोई है, वैसे ही बात खत्म हो जाती है। तो सिर्फ 2 और 5 होने चाहिए, या फिर सिर्फ 2 हो या फिर सिर्फ 5 हो। और अगर दोनों है तो उसमें जो ज़्यादा पावर होती है उस पॉइंट के बाद डेसिमेट क्या होता है, टर्मिनेट होता है। मतलब अगर 2 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 9 है, तो मतलब कि वो 9 पॉइंट्स बाद, डेसिमल के 9 प्लेसेस के बाद क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि 5 और 9 में बड़ा कौन है, 9 है। यहाँ पे देखो, तो मैं प्राइम इसका अर्थमेटिक का कर रहा हूँ फैक्टराइजेशन, 13 का प्राइम नंबर है, और ये सबसे अपने पहले इसको लोएस्ट फॉर्म में लिखना। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ कैसे, 13/125 इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, या फिर लोएस्ट फॉर्म, ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, द सिंपलेस्ट फॉर्म। और अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 13/5 इंटू 5 इंटू 5, ये होता है 125 को ये लिख सकता हूँ, 13/5 टू द पावर 3। और 2 तो है नहीं कुछ, तो 2 की पावर 0 लिख सकते हो, क्योंकि ये 1 लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी नहीं करना तो सिर्फ इतना लिख दो, 5 की पावर 3। ठीक है, अब 5 की पावर 3 है तो हमको क्या पता है, वी नो 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 we know that the decimal expansion of a number terminates if the denominator can be, इफ की जगह इफ एंड ओनली इफ लिख लो ना, क्योंकि वाइस वर्सा भी होता है, इफ एंड ओनली इफ द डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, ऐसा। तो जब हमको ये पता है, हियर डिनोमिनेटर कैन बी एक्सप्रेस्ड, डिनोमिनेटर can be expressed as 5 to the power 3, so it will terminate and terminate after 3 places। कितने बार, 3, क्योंकि पावर कितनी है 3, और यही मैक्सिमम है। क्लियर ये चीज़? तो इनको ऐसे लिखना है। चलो, फिर आता है डिस्टिंग्विश बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल नंबर, प्रूव दैट द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। अब हमको वो क्या करना है, डिस्टिंग्विश करना है किसके बीच में, एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर के बीच में। तो पहले आप डिफिनेशन लिख देना। ठीक है, अब वो आप लिख दोगे, पिछली क्लास में बता चुका हूँ। यहाँ पर रेशनल की डिफिनेशन लिखना कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ की पी इंटीजर और क्यू नेचुरल नंबर होता है, और इरेशनल के लिखने का पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, कुड नॉट बी इक्वल्स टू पी बाई क्यू, और साथ में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाला वो लिख लेना। मैं मेन चीज़ इसमें प्रूव कराऊंगा, प्रूव दैट द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। तो मैंने मान लिया ये भी कॉन्ट्राडिक्शन है, क्या होगा, कॉन्ट्राडिक्शन। चलो, अब क्या कह रहा है, प्रूव दैट सम ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल। तो एक रेशनल लो एक इरेशनल लो, लेट
x इक्वल टू रेशनल, यहाँ नंबर भी लिखना है ना, y इक्वल्स टू इरेशनल। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर करोगे एडिशन तो इरेशनल आएगा, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं मान लूंगा कि लो उल्टा मान लिया मैंने, अज्यूम x प्लस वाई इक्वल्स टू, इरेशनल नहीं है रेशनल है, परिमेय संख्या है, मान लिया उल्टा इरेशनल नंबर। अब ये वाला जो रेशनल नंबर है, दिस रेशनल नंबर, इसको मैं मान लूंगा रेशनल नंबर इक्वल्स टू z। ठीक है, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि x प्लस वाई इक्वल्स टू z, मतलब रेशनल प्लस इरेशनल इक्वल्स टू रेशनल कह रहा हूँ मैंने ये माना है। ठीक है, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा, आप बढ़ा के लिख लेना। तो अगर ऐसा है, ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, रेशनल रेशनल एक साइड ला लूँगा, तो z को मैं उधर ले जाऊँगा, तो क्या बचेगा, y इक्वल्स टू z माइनस एक्स। ठीक है, x को मैं उधर ले जाता हूँ, या ऐसा कह लो कि सब्सट्रैक्टिंग x फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, कर हम वही रहे होते हैं बट हम बोल ही रहे होते हैं। तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, z माइनस एक्स आ गया। अब y मुझे पता कैसा है, इरेशनल, और ये क्या है, रेशनल, और x भी कैसा है, रेशनल। तो भैया दो रेशनल नंबर का सम कितना आएगा, ये माइनस कितना आएगा, रेशनल ही आएगा। तो y ये रेशनल है और ये पूरा का पूरा क्या हो गया, रेशनल है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हियर y इज irrational and x minus z is rational, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, कि इक्वल्स टू के एक तरफ आपने इरेशनल नंबर रखा है, इरेशनल रेशनल के इक्वल होगा क्या कभी, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन टू आर अजम्पशन, हमारे अजम्पशन का ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन है। हमने जो माना था उसका कॉन्ट्राडिक्शन है, गलत है। हमने क्या माना था कि इनका सम रेशनल होगा, हमने ये अज्यूम किया था। तो इसका मतलब देयर फोर देयर फोर देयर फोर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू इरेशनल। और जब ये इरेशनल हो गया तो हम पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हेंस प्रूव्ड दैट द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड एन irrational नंबर इज irrational। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, देख लें एक बार आराम से। ठीक है, कोई भी डाउट्स हो ना आपको तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि सर क्वेश्चन नंबर 7, जो भी क्वेश्चन है इसमें नंबर्स मैंने इसीलिए डाल दिए, आप सीधा लिखना सर क्वेश्चन नंबर 7 वापस से बताओ, बिना हिचकिचाए। ठीक है, कोई भी गलती मेरे से होती है आप बताओ, ज़रूर टोको मेरे को। ठीक है, कई बार पढ़ाते पढ़ाते आदमी क्या हो जाता है, थोड़ा सा जोन आउट भी हो जाता है। तो और क्या होता है ना कि एक स्क्रिप्ट चलती है दिमाग में पूरी की पूरी, तो वो स्क्रिप्ट में लगता है आप जल्दी से ये लाइन बता दो, तो उसकी जगह रेशनल इरेशनल बोलता कुछ और है, लिखता कुछ और है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि गलतियाँ कम से कम करूँ, बट फिर भी कर ही देता हूँ, बाद में जब मैं वीडियो देखता हूँ तो निकलती हैं। ठीक है, तो आपको कोई गलती दिखे, आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो एकदम बिल्कुल पूछना है, तेज से चिल्ला के, खूब तेज से, बिल्कुल हिचकिचाना नहीं, सर क्वेश्चन नंबर 7 वापस से बताओ। मैं या तो उसका शॉर्ट अपलोड कर दूंगा उस क्वेश्चन का, या आपको अगर एक पन्ने में या एक पेज में एक पेपर में आपको उसका सॉल्यूशन अच्छे से और ज़्यादा डिकोड करके लिख सकता हूँ, या वहाँ पे कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो वो अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम में रिप्लाई करते हुए। ठीक है, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन करना और क्वेश्चन पूछना मत भूलना, है ना, अगर समझ में नहीं आए तो। और ब्रेक डाउन कर सकता हूँ मैं चीज़ें भी, और भी ज़्यादा सिंपल कर सकता हूँ। ठीक है, चलो, व्हाट इज रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन यूजिंग कॉन्जुगेट विद एन एग्जांपल। ठीक है, अब देखो इसमें लिखना ही लिखना है, खूब सारा लिखना है, क्योंकि प्रूव दैट हो जाए। रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ट क्या होता है, कि सर्ट क्या होता है मैंने बता दिया, कि रूट ऑफ ए, या फिर रूट ए प्लस रूट बी, या रूट ए प्लस बी, ऐसा कुछ भी फॉर्म होगा तो सर्ट है, क्योंकि इससे रूट जो है हटेगा नहीं। तो एक्सप्लेन करना है कि हमको सर्ट्स का रेशनलाइजेशन क्या होता है। रेशनलाइजेशन क्या होता है यहाँ पे, कि जो डिनोमिनेटर है, द rationalization of surds is a method to change
डिनोमिनेटर टू अ रेशनल नंबर। हम क्या करते हैं कि रेशनल नंबर हम बनाना चाहते हैं डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो अगर हमारे पास दिया है 1/√3, तो केवल √3 है, तो हम क्या करेंगे, √3 से और डिवाइड और √3 से मल्टीप्लाई, यही करते। इससे क्या हो जाएगा, √3 ऊपर आ जाएगा और अपॉन में 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, डिनोमिनेटर क्या बन गया, रेशनल नंबर बन गया। तो यही कहलाता है रेशनलाइजेशन। लेकिन कॉन्जुगेट का यूज़ कब करते हैं, तो आपको बताना है एग्जाम्पल से। तो आपको लेना पड़ेगा कि लेट a प्लस रूट बी इज एन, लगता है भैया इरेशनल नंबर, ठीक है। अब ये इरेशनल नंबर है, तो इसके कॉन्जुगेट से कैसे करते हैं, ठीक है। इसके अपॉन में ये ले लो, चलो, ठीक है, क्योंकि कॉन्जुगेट का दिखाना है। क्योंकि ऊपर लिखा है तो डिनोमिनेटर का होगा नहीं, रेशनलाइजेशन तो तब करते हैं जब हमारे पास डिनोमिनेटर हो, है ना। तो डिनोमिनेटर ऐसा है तो हम कॉन्जुगेट ले लेंगे। सो वी विल मल्टीप्लाई इट बाय conjugate ऑफ डिनोमिनेटर। कौन सा मीटर, डिनोमिनेटर। कौन सा नेटर, डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या होगा, हियर कॉन्जुगेट ऑफ a माइनस रूट बी। तो a माइनस बी रूट बी का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, हियर कॉन्जुगेट ऑफ a माइनस रूट बी इज a प्लस रूट बी। और a प्लस रूट बी होता तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, a माइनस रूट बी। जो बीच का साइन है बेसिकली हम वो चेंज कर देते हैं। तो जब ये कॉन्जुगेट है तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा, a प्लस रूट बी अपॉन a माइनस रूट बी इंटू a माइनस रूट बी अपॉन, प्लस करो, कॉन्जुगेट है a प्लस रूट बी। इससे क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा a प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी, और ये जो एक होगा रेशनल नंबर बन जाएगा डिनोमिनेटर, ठीक है। हेयर a स्क्वायर माइनस बी इज रेशनल। ये पूरा का पूरा अभी भी रेशनल है, बट डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया, रेशनल हो गया। तो ये होती है मेथड रेशनलाइजेशन की, साइड की, ठीक है। चलो 1 मिनट देख लो आप इसको, हट जाता हूँ मैं, फिर चलते हैं अगले में। चलो अब आता है, अच्छा ये तो बहुत बहुत बढ़िया बच्चे क्वेश्चन है ना, एमसीक्यू मतलब बच्चा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। इरेशनल कौन सा है, तो देखो ये टर्मिनेट हो रहा है, 0.375 दिख रहा है, नंबर में वापस लिख देता हूँ, 0.375 पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है √49, और तीसरा ऑप्शन है 0.1010001001, और ऐसा चलता जा रहा है, और फोर्थ नंबर है आपका 22/7। तो देखो ये तो टर्मिनेट हो रहा है, तो ये तो रेशनल इरेशनल नहीं है। √49 की वैल्यू कितनी होती है, 7, तो ये भी इरेशनल नहीं है, ये रेशनल है। 22/7 भी क्या है, ये पाई की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली होती है बच्चों, है ना। ये वैल्यू पाई की अगर हम लगते हैं तो ये क्या होती है, अप्रॉक्सीमेटली। कैसी वैल्यू होती है, अप्रॉक्स वैल्यू होती है। इस ये टर्मिनेट कर जाता है, नहीं टर्मिनेट तो नहीं करता है, बट क्या कहते हैं आपका, वो रहता है, ये रेशनल नंबर है। इसमें देखो कोई पैटर्न नहीं है, ये रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, 2 डिजिट के बाद रिपीट हो रहा है क्या, 3 डिजिट के नहीं, हर बार नया जीरो ऐड हो रहा है बीच में, तो ये रिपीट नहीं हो रहा। तो जब ये रिपीट नहीं हो रहा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओए, हाँ, ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका रेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्लियर है ये चीज। अब अगला कहता है, इफ p/q हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल देन q हैज अ प्राइम फैक्टर ऑफ। तो कह रहा p/q आपका कैसा है, टर्मिनेटिंग है, और अगर ये टर्मिनेटिंग है तो क्यू के बारे में बताना है। तो हमको पता है कि अगर टर्मिनेटिंग है तो इसका मतलब क्या होगा, क्यू के जो फैक्टर्स होंगे वो कैसे होंगे, 2 और 5 वाले, है ना, कि 2 × 5 वाले। तो ओनली 2 नहीं, ओनली 5, दोनों सही हो सकते हैं, लेकिन केवल जरूरी नहीं है। ओनली 2 बोलने का मतलब ये होता है कि आप 5 को निकाल रखो, केवल 2 भैया, 5 नहीं आ सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल 5 बोल रहे हैं मतलब हम 2 को निकाल रहे हैं, तो वो भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा, ओनली 2 एंड 5, ऑप्शन नंबर सी होगा। एनी प्राइम्स तो नहीं होता है। क्लियर है चीज़, कोई प्राइम आ जाता है इसके अलावा, 2 और 5 के अलावा, तो खेला हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। चलो फटफट, कुछ मिस कर दिया, हाँ, 10th है। अब ये बहुत बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन देखो, a की पावर 1/3 इक्वल्स टू 5 दे रखा है, तो a का मान बताना है, तो a बताना है। तो जब 1/3 है तो पावर इक्वल करने के लिए मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है कि a की पावर m
की पावर n हो जाए तो a m इंटू n होता है। तो अगर हमको ये 3 को 1 बनाना है, ए की वैल्यू निकालनी है, मतलब ए की पावर 1 निकालना है, तो 1 बनाना है तो 3 पावर मल्टी और ऊपर चढ़ा दो। तो मैं क्या करूँगा, ए की पावर 1/3 इस पूरे नंबर में 3 की पावर चढ़ा दूंगा, और अगर इधर 3 की पावर चढ़ा रहा हूँ तो इधर भी 3 की पावर चढ़ानी पड़ेगी, है ना। ये इक्वेशन होती है, तब तो इक्वेट होता है। इसलिए तो हम 1 का मल्टीप्लाई करते हैं रेशनलाइजेशन का। हम कुछ भी नहीं कर सकते मैथ्स में कि कुछ भी कर दे, इधर किया तो इधर भी करना पड़ेगा। अब ये क्या हो जाएगा, ए की पावर 1/3 इंटू 3 इक्वल्स टू 5 क्यूब। 5 क्यूब मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5, और ये थ्री क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल। क्या बचेगा, ए पच्चम 25 पंचा 125। मैं तो डायरेक्ट लिख सकता था, बट आपको करने के लिए दिखा दिया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सोचो पी वाई क्यू है केवीएस का, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यूलिट्स डिवीजन लेम्मा फॉर एनी इंटीजर क्या होगा, ए इक्वल्स टू बी क्यू होता है, बी प्लस आर होता है, बी क्यू प्लस आर और आर गिवन। ये देखो ऑप्शन नंबर क्या है भाई, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है ये चीज़, ठीक है। ये तो एक बार में बता दोगे। द एस सी ऑफ 306 इंटू 6 एंड 657 यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम, बड़ा कौन सा है 657 इक्वल्स टू 306 गुणे समथिंग कुछ आएगा, करो। अगर मैं 2 टाइम्स करूंगा तो 612 आएगा, चलेगा। और 612 आ गया तो बच कितना रहा है, 657 में से 612 घटा दो तो 57 में से 10 गया तो बचेगा 47, और 2 और गया तो 45। कितना बच रहा बच्चों, 45। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले पहले वाले को पहले, बाद वाले को बाद में, 45 इंटू, अब 45 टू ज़ा 90 और 90 टू ज़ा 180, तो कितने टाइम चला जाएगा, 45 को हम करेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा, 6 टाइम मेरे हिसाब से चला जाएगा, क्योंकि 180 टू 360 हो जाता है, नहीं तो 93 ज़ा 3 बार जाएगा। तो मतलब अगर 90, हाँ मतलब 6 बार, 6 टाइम्स करके देखते हैं। 6 पंचे 30 की 0 वहाँ से लाई 3, 6 चौको 24, 3 27, 270, बहुत सही। और 270 में अगर मैं 45 जोड़ दूंगा तो 315 चला जाएगा, आगे चला जाएगा, तो ठीक है 6 टाइम से जाएगा। 6 टाइम जाएगा तो कितना आएगा 270, और 306 को मैं 270 मतलब 270 से माइनस करूंगा तो इधर 30 और उधर 6, कितना बचेगा 36, जो कि देखो बी से छोटा है। अब ये बचा, तो अब मैं पहले वाले को पहले और बाद वाले को बाद में इनटू, अभी कितने टाइम जाएगा 1 टाइम जाएगा और बचेगा कितना 9, कितना बच रहा है 9, यही तो होता है। सही है, 4 इधर से 5 उधर से। अब क्या होगा, अब फिर से 9 बच रहा, अब इसको मैं इधर रखूंगा, पहले वाले को पहले और 9 इंटू कितने टाइम 9 4 ज़ा 36 0। अब जिस स्टेप में आपका आंसर रिमाइंडर 0 आ जाए, उसका जो डिवाइजर है, जो उसका डिवाइजर जो यहाँ से उठा है, वही क्या हो जाता है आपका HCF। तो इसका HCF क्या हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर ए। मैं इसको बहुत मारूंगा किसी दिन, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा इसका 9। क्लियर है चीज़, क्लियर है ये चीज़, ठीक है। समझ में तो आ रहे हैं ना क्वेश्चन, नहीं आ रहे हो तो फेंक के मारना मेरे पे वापस, है ना, कमेंट्स में, सर वापस बताओ, वापस बताओ। चलो, बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इफ पी इज अ प्राइम नंबर एंड इट डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, अगर क्यू स्क्वायर डिविजिबल बाई है पी से, तो क्यू स्क्वायर डिविजिबल, क्यू भी डिविजिबल होगा पी से, पी डिवाइड्स क्यू, ऑप्शन नंबर इसका 1 भी हो जाएगा, ठीक है ना। पी डिवाइड कर रहा है क्यू स्क्वायर को, तो पी क्यू को भी डिवाइड करेगा, जो क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो छोटे वाले को भी करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये पी स्क्वायर डिवाइड्स क्यू स्क्वायर भी नहीं होगा, क्यू डिवाइड्स पी भी नहीं। और ऐसा कभी आए ना, आपको ये चेक करना है, चलो एक और तरीका बताता हूँ। अगर कभी आपको ऐसा चेक करना है तो आप जो है, तो नंबर्स ले लिया करो, जैसे मैंने बोला क्यू स्क्वायर है ना, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू 81 ले लो क्यू स्क्वायर की, तो क्यू की कितनी हो जाएगी 9। अब पी क्या मान लिया मैंने 3, पी एक 3 है, प्राइम नंबर है, सही माना मैंने। तो 3 जो है डिवाइड करता है क्यू स्क्वायर को, तो 3 किसको भी डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड्स क्यू को भी, मतलब 3 9 को भी डिवाइड करेगा। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, पी डिवाइड्स क्यू, या फिर उल्टा लिखूंगा क्यू इज डिविजिबल बाई पी, ये लिख सकता हूँ। तो पी डिवाइड्स क्यू, अब ये क्या कहता है, पी स्क्वायर डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी वैसे सही है इस वाले केस में, लेकिन हमेशा सही नहीं होगा, क्योंकि 9 जो है वो डिवाइड करेगा 81 को, ठीक है। क्यू डिवाइड्स पी हमेशा सही नहीं है, ये बता रहा हूँ। क्यू डिवाइड्स पी मतलब कि 9 डिवाइड करेगा 3 को, गलत बात। क्यू स्क्वायर ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है चीज़, चलो। चूज द नंबर विच हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ठीक है।
अब ऐसा बताना जो टर्मिनेट नहीं कर रहा है। तो मैंने बताया था कि अपॉन में अगर 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 की पावर के अलावा कुछ आ जाता है तो वो क्या हो जाता है, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। तो टर्मिनेटिंग होने के लिए आपको 2 और 5 की पावर ही चाहिए। क्लियर है? चलो अब देखो डिनोमिनेटर उठाना, सिर्फ डिनोमिनेटर। यहाँ क्या लिखा है डिनोमिनेटर में, 80। 80 का फैक्टर करो, क्या होगा, दो, दो दूनी चार, और 20 चौको 80 होता है। तो 20 को मैं लिख सकता हूँ 4 पंचे 20, सही है। दो दूनी चार दूनी 8 दूनी 16, 16 पंचे 80, बिल्कुल सही है। सब बास 2 की पावर 4 इंटू 5। तो ये तो देखो 2 और 5 का ही मिल रहा है, मतलब ये तो टर्मिनेट करेगा। 360 कर दो, 360 को लिख सकता हूँ 180 अपॉन इंटू 2। फिर 180 को मैं लिख दूंगा 45 इंटू 2, और 45 जो बचा तो 45 को मैं लिखूंगा 9 और 5। अब देखो ये दिक्कत दे रहा है, 3 आ गया भैया, काम खत्म। लेकिन हम फिर भी चेक कर लेते हैं 240 को भी। 240 मतलब 2 गुड़े 120, 120 को मैं लिखूंगा 2 गुड़े 60, 60 को मैं लिखूंगा 2 गुड़े 30, 30 को मैं लिखूंगा 2 गुड़े 15, 15 को मैं लिखूंगा 5 इंटू 3। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में रिपीटिंग भी बताना है, ठीक है। टर्मिनेट तो नहीं कर रहे हैं जो नंबर, ये भी नहीं टर्मिनेट कर रहा, ये भी नहीं टर्मिनेट कर रहा, लेकिन इनमें से एक होगा जो रिपीट कर रहा होगा, रिपीटिंग। ठीक है। 420 है, तो रिपीट तो ये टर्म नॉन नॉन ये तो देखो टर्मिनेट हो जाएगा। इसका देखते हैं 420 का, 420 का देखेंगे तो क्या होगा, 240 का दुगना ही तो है 420, है ना। नहीं, 480 होता है दोगुना, पागल। हम्म, तो 2 गुड़े तो कितना बचेगा, 210। 210 को मैं लिखूंगा 2 गुड़े 105, 105 को मैं लिखूंगा 5 गुड़े 35, नहीं, 5 दूनी 10 और एक कम 21, 21 को मैं लिखूंगा 3 इंटू 7। ठीक है, तो ये तीनों ऐसे आ रहे हैं, तो हम इससे नहीं बता पा रहे। जब इससे नहीं बता पा रहे तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इधर भी देखो बच्चों 3 आ रहा है, इधर भी 3 आ रहा है। मैं चाह रहा था कि ऐसा कुछ मिल जाए कि भाई 2 और 5 के अलावा बाकी सब में ना आ रहा हो, एक ही जगह आ रहा हो 3 और 5, 3, 5, 7 या कुछ भी, है ना। 5 तो सॉरी 5 नहीं, 3 और 7 मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ रहा हो, तो तीनों में आ रहा है, इस ये तो टर्मिनेट हो जाएगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब इनमें से एक क्या है, कोई क्या है, रिपीटिंग भी है। तो कौन सा रिपीटिंग है, निकालने के लिए क्या करेंगे, 360 को डिवाइड किया 45 से, डिवाइड कर लेना। अब 0.1 टाइम जाएगा 360, इधर से 40 उधर से 50, 90 बचेगा, और 90 है तो जाएगा नहीं, तो 0 हो जाएगा। तो 360 2 ज़ा 720, 720 ये बचेगा कितना, 180 है ना, कबीरा सारा रहा। और 180 बचा तो फिर अभी नहीं जाएगा तो 1800, तो ये 5 टाइम जाएगा। तो कितना आ गया बच्चों, 360, 5 टाइम से तो जाता ना, 6 पंचे 30 की 0 हासिल आई 3, 5 3 15 3 18, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, शाबाश। तो इसका आंसर तो हो गया 0.125। तो ये तो रिपीटिंग नहीं है, ठीक है। हम्म, ठीक है। अब 240, अच्छा ये लोएस्ट फॉर्म में ही नहीं है अभी। देखो 11/80 था ना, यहाँ पे भी कैंसिल आउट होता है, इसीलिए गड़बड़ हो रही है, इसीलिए गड़बड़ हो रही है। इसको लोएस्ट फॉर्म में करो, जब दोनों में 3 3 है तो कैंसिल आउट क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है। कैंसिल आउट करो, 45 और 360 कैंसिल आउट होकर बचता है 1/4, तो ये बनता, ये दिखता 0.125, ठीक है। इसलिए तो 3 आ रहा था, अरे भैया तो कट जाएगा। अब यहाँ देखो 6 3 9 होता है, 4 2 8 होता है, ये 9 3 12, 4 2 8, है ना, और ये भी 4 2 8। अब ये कैंसिल होगा क्या, नहीं होगा। 3 से तो दोनों ही नहीं जाएंगे, 2 से भी नहीं जाएंगे, 9 से भी नहीं जाएंगे, ठीक है। अब इनको कर लो, अब इनको कर लो, 240 63, तो 240 को डिवाइड करोगे तो 0.630, 24 दूनी 48, क्योंकि 24 थे तो 72 हो जाता है ना। 13 में से 8 गया, 13 में से 8 गया, बचेगा 5, और 5 में से 8 150, है ना। अब 150 है तो एक ज़ीरो और लगा लो। तो इसको करोगे तो 224, 24 3 72, 24 चौको 96, 24 पंचे 120, 24 पंचे 120, 24 छक्का 144, 24 छक्का 144, तो बचेगा कितना इधर से, 60, 60 बचा, फिर एक ज़ीरो लगाओ, फिर जाएगा 2 टाइम्स, फिर आएगा 480, फिर बचेगा कितना 120, 120, फिर इसके बाद एक और ज़ीरो लगाओ, फिर क्या होगा, 24 पंचे 120, ये तो ख़त्म हो गया। 0.225
2625 वैल्यू आ गई। अब 93 और 420 इसको डिवाइड कर लो। यही वाला मुझे लग रहा है सबसे खतरनाक। 93 डिवाइड किया 0.930 आया। अब 42 अच्छा 42 है, 24 नहीं, सॉरी सॉरी। तो 42 दूना 84, तो 2 टाइम्स जाएगा, बचेगा 840। ये आ गया 0, 13 में से 4 गया 9, 90 बचा। ठीक है, अब इसको फिर 0 लगा दो और फिर लगाओगे तो फिर 2 टाइम्स जाएगा, तो फिर बचेगा 840। और जाएगा 840 बार तो 0 हो जाएगा, और 90 में से 84 गया मतलब 6। और फिर एक बार 0 लगेगा, फिर 600 आया, तो ये 2 टाइम्स नहीं 1 टाइम्स आएगा 420, फिर बचेगा 180, फिर 0 लगाओगे तो 1800 आएगा। यही है रिपीटिंग। ठीक है, तो ये तीनों नहीं है, तो हमारा ये लास्ट वाला क्या हो जाएगा, रिपीटिंग हो जाएगा। तो ये हमारा सही आंसर आ गया। चलो अब अगला करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज़ अ प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है। ठीक है, तो देखो पहले तो हम 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। वैसे तो ये कायदे से मुझे एलिमेंट्री थ्योरी पढ़ाने के बाद पढ़ाना चाहिए था, पिछला क्वेश्चन भी। ठीक है, वो वहीं खत्म हो जाता, लेकिन अब एलिमेंट्री थ्योरी पढ़ाया नहीं तो नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी इतना तो पता होगा कि देखो डिविजिबिलिटी रूल कैसे होता है कि 3 से चेक करना है तो सबका सम 3 का डिविजिबल आना चाहिए। 3 3 6 2 8, तो ये 3 से तो डिविजिबल नहीं है। 5 3 8, 8 2 10, ये भी नहीं है। 7 4 11 2 13, ये भी नहीं है। 7 7 14, 14 3 17, तो 3 से तो 3 डिविजिबल नहीं है। 5 से भी नहीं है ना। अब देखते हैं कौन किससे है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 233 से। अगर मैं इसको डिवाइड करना चाहूँ 7 से, तो 7 3 ज़ा 21, ये नहीं जाएगा 7 से। 9 से डिवाइड करके देखो, 9 से होता तो 3 से भी होता। 11 से करके देखो, 11 1 नहीं 11 2 ज़ा 22, बचेगा 13, नहीं जाएगा। ठीक है, अच्छा 253 करके देखा, 7 से जाएगा तो 43 बचेगा। 11 से जाएगा तो 22 30, 11 से तो चला जाएगा। देखो ये 11 से जा रहा है पूरा पूरा, है ना। 11 2 ज़ा 22, बचेगा 3 33, 11 3 ज़ा। ठीक है, तो ये नंबर तो नहीं है, मतलब ये तो कंपोजिट नंबर है। 247 को चेक करते हैं। 11 से जाएगा तो 27 बचेगा, तो नहीं होगा। 7 से जाएगा तो 37 बचेगा, नहीं होगा। और बड़ा नंबर लो 17, 17 से एक बार जाएगा, फिर बचेगा 77, तो भी नहीं जाएगा। 19 से करोगे एक बार जाएगा 50, अरे 19 से चला जाएगा ये। 19 1 ज़ा 19, बचेगा 5 57, 19 3 ज़ा 57, तो ये 19 से जा रहा है 247 पूरा का पूरा। फिर आती है बात 377 से। अब ये देखो 19 से करो, 19 1 ज़ा 19, बचेगा कितना 18, 187, 187 19 से डिविजिबल नहीं है। 11 से करके देखूंगा तो 11 3 ज़ा 33, बचेगा 4 47, 11 से भी डिविजिबल नहीं है। 7 से करके देखूंगा तो 7 5 ज़ा 35, 27 बचेगा, तो ये भी नहीं है 7 से। 7 7 14 3 17, ठीक है। 17 से करके देखूंगा तो 17 दूनी 34, बचेगा 3 37, फिर बच जाएगा 37, तो 17 से भी नहीं जाएगा। 23 से करके देखूंगा, है ना। 23 से करके देखूंगा तो एक बार जाएगा और बचेगा कितना 147, तो 23 के नंबर टेबल में आता क्या 130 से 147, 23 गुणे 6 करके देखता हूँ, 6 तरीक 18, नहीं आएगा, तो इधर भी नहीं आएगा। 27 से करके देखूंगा तो 10 बचेगा 107, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो 377 तो मुझे नहीं दिख रहा है किसी से डिविजिबल होते। 233 को अगर मैं प्रूफ कर पाऊँ कि ये डिविजिबल है तो बात बन जाए, है ना। अब ये 67 इंटू 9 करके देखो, ये तो बहुत ही आगे चला जाएगा। और का नंबर होता 41, 41 से अगर डिवाइड करूँगा और मुझे 3 लास्ट में चाहिए, तो 1 से भी नहीं होगा। 43, है ना, तो 3 के मल्टीपल में कब आ सकता है। ठीक है, चलो ये वाला एक बार और करके देख लेंगे अपन। 233 और 377 में से कौन सा आपका प्राइम नंबर है ना। एक मिनट दे। तो अब 377 का चेक कर लेते हैं। इसको अगर मैं 13 से डिवाइड करूँ तो 13 से जाएगा कितने टाइम, 13 2 ज़ा 26, तो कितना बचेगा 117, और 13 नहीं है 117,
ठीक है, तो ये भी क्या है आपका डिविजिबल है 13 से। तो कौन बचा प्राइम नंबर अकेला? 233। तो ये हो जाएगा आंसर आपका। क्लियर है? चलो आगे देखो। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। पावर एक्स में तो हमको क्या बताना है कि 4 टू द पावर 2x माइनस 1 माइनस 16 टू द पावर x माइनस 1 इक्वल्स टू 384 है। ठीक है, अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको एकदम मिनिमाइज करते हैं। 4 को क्या लिख सकता हूँ प्राइम नंबर के फॉर्म में, पहले लिखो 2x माइनस 1 माइनस 16 को क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ कि नहीं सकता हूँ, इक्वल्स टू 384। अब क्या हो जाएगा, ये इनका मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2 का मल्टीप्लिकेशन पूरे से होगा, 4 का मल्टीप्लिकेशन पूरे से होगा, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा तो हो जाएगा 4x माइनस 2 माइनस 4 का मल्टीप्लिकेशन दोनों से होगा तो 4x माइनस 4। अब इन दोनों में से ज़्यादा छोटा नंबर कौन सा है, तो ये वाला है। तो ज़्यादा छोटा नंबर को हम कॉमन ले लेंगे, तो 2 की पावर 4x माइनस 4 को हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेते ही यहाँ क्या बचेगा 2 की पावर 4x माइनस 2, और ये चीज़ जो कॉमन ली है उसको माइनस कर दो, तो माइनस पावर घट जाएगी, प्लस 4 आ जाएगा। इससे भी माइनस लग टकराएगा, इससे भी माइनस टकराएगा। ठीक है, माइनस यहाँ कितना बचेगा 1 प्लस 2 384। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा 4x से 4x गया, और 4 माइनस 2 कितना होता है बच्चों 2 की पावर 4x माइनस 4 तो बाहर आ गया था। यहाँ क्या बचा था 2 की पावर 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 कितना होता है 2 होता है, तो 2 की पावर 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 384। क्लियर है? अभी हो जाएगा 2 की पावर 4x माइनस 4, 2 की पावर 4 2 मतलब 4, 4 माइनस 1 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 384। 3 को फेंक के मारो वहाँ चिपक जाएगा, 3 को फेंक के मारो उधर चिपक जाएगा, अपॉन 3 गया तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 बचेगा 2, 24 3 8 ज़ा, तो 2 की पावर 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 128। अब 128 को मैं 2 की पावर में लिखने की कोशिश करूँगा, कोशिश में मैं कामयाब होऊंगा कि 2 की पावर 532, 2 की पावर 6 टू 64, 2 की पावर 7, 2 की पावर 7 लिख सकता हूँ। अब जब दोनों के बेस सेम है तो पावर भी इक्वल हो जाती है ऐसे केस में, तो 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 7, 4 को उधर ले जाओ तो 4x इक्वल्स टू 7 प्लस 4 यानी कि कितना आ जाएगा 11, और x इक्वल्स टू 11/4, या फिर 4 को इसको करोगे तो 2.75 कितना आ जाएगा। चलो ऑप्शन देख लो, 2 पॉइंट, अच्छा ये 5 है, ये तो नहीं होगा, 11/4 ये रहा। थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, या फिर 2.75 दिया होना था। ठीक है, चलो 2 बज गए रात के 17 पे पहुँचे 35 क्वेश्चन, चलो फिर भी करते हैं। अब फिर है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लगाते हुए ये करना है, जो बड़ा नंबर है ये तो मैंने बता रखा है, ये मैंने बच्चों को बहुत अच्छे से बता रखा है, 105 गुणे समथिंग प्लस समथिंग। ठीक है, भरो 105 दूनी 210, 210 प्लस 42 बचेगा यहाँ पे। फिर पहले वाला नंबर पहले रख दिया, इक्वल्स टू 42 इंटू 42 दूनी 84, क्योंकि 3 बार करोगे तो 120 चला जाएगा, तो 42 दूनी 84। अब 84 आएगा तो मैंने 105 में से 84 बार टाइम 84 चला जाएगा, 5 में से 4 गया 1, अरे ये तो 16 और 5 21 बचेगा। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ठीक है, अब फिर क्या करेंगे, पहले वाला नंबर पहले, ये वाला इधर, 21 दूना 42 प्लस 0, तो जो ना लास्ट डिवाइडर है जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आया यही क्या है आपका HCF या फिर GCD। क्लियर है चीज़, देख लो, फिर अगला पॉज करके देख लेना। सॉरी भाई। प्रूव दैट इफ अ प्राइम p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स, ये इंडक्शन से करेंगे अपन क्वेश्चन। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन इंडक्शन से भी होंगे, डायरेक्टली भी हो जाते हैं, ये भी इंडक्शन से करेंगे। एलिमेंट्री थ्योरी बाद याद दिलाना मुझे। प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल, बता चुका हूँ, रूट 3 को a/b मान लोगे। ठीक है, और फिर कर दोगे जैसे पहले किया था। ठीक है, बोलोगे तो कमेंट करोगे तो इसको भी पूरा पूरा सॉल्व कर दूंगा, ये भी पूरा कर लूँगा। ये ठीक है, इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं कि x इक्वल्स टू कितना दिया है, रूट 3 माइनस रूट 2, 1/√x को इरेशनल प्रूफ करना है, तो 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3 माइनस रूट 2। इसके बाद क्या करेंगे रेशनलाइजेशन, 1/√3 माइनस रूट 2 इंटू कॉन्जुगेट क्या होगा इसका रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2, क्या हो जाएगा ऊपर आ जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2 अपॉन में रूट 3 माइनस रूट 2, रूट प्लस करना था नया पागल, रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर, रूट 3 प्लस रूट 2, रूट 3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 2। बोलो गलत है क्या? अरे यार क्या गड़बड़ क्या गड़बड़। तो देखो बच्चों ये दिख रहा है ना टाइम, ये टाइम 2 बज गए रात के और मैं एकदम गया हूँ थक,
√3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। और दूसरी चीज़ बताऊँ, मेरे को यहाँ से ना रिफ्लेक्शन बहुत दिखता है, तो मेरे को अगर यहाँ का नंबर देखना है या नीचे का देखना है तो बड़ी दिक्कत होती है, मुझे ऐसे करना पड़ता है। फिर बच्चे बोलते हैं सर हट जाओ सामने से। ठीक है चलो, तो अब आ जाएगा √3 प्लस √2/5। अब ये तो रेशनल हो गया, लेकिन ऊपर का नंबर क्या है, इरेशनल है, तो इस तरीके से ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा। ठीक है, इसको लिखना कैसे है ये आपको पता है, बता दिया बढ़िया से, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करके नंबर का ये निकालना है। ठीक है, तो 315 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। तो पहले कैसे करते, 315 को मैंने 5 1 6 3 9 3 से डिविजिबल है, तो 3 1 ज़ा 3, 105 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा 105। फिर 3 से डिवाइड करोगे तो कितने टाइम जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 15, 35 बार। फिर 35 क्या होता है, 7 गुणा 5। ठीक है, अब 420 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो पहले 2 से डिवाइड कर देंगे तो बचेगा कितना, 210। फिर 2 से डिवाइड किया, 105। 105 के बाद क्या आएगा, वही हमारा 3 से डिवाइड करेंगे 35 आएगा। इसको लिखूंगा 7, तो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 5, फिर यहाँ आ जाएगा 5, ये 1। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते कैसे हैं, 315 इक्वल्स टू 3 टू द पावर 2 इंटू 7 इंटू 5। 420 को हम लिखते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5। अब एस में क्या निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे क्या होंगी आपकी लोएस्ट पावर्स होंगी। तो 3 की जो लोएस्ट पावर है, जैसे 2 है तो 2 तो दोनों जगह है ही नहीं, यहाँ पे 2 की पावर 0 है, तो लोएस्ट क्या होगी 0, तो 2 लेंगे नहीं। 3 है दोनों में कॉमन, और 3 की लोएस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 1। ठीक है, तो इस वाले 3 को ले लिया। ठीक है सर, अब क्या लेंगे, 7 एक ही बार है, 7 को ले लेंगे, और क्या है 5 है तो 5 को ले लेंगे। तो एस कितना आ जाएगा, 7 3 21 पंचा 105, ये आपका आ जाएगा एस। और खुद ही देख रहे थे आप जब कर रहे थे तो 105 दोनों में आया था, इसके ऊपर की चीज़ें अलग अलग हो गई थी। ठीक है, तो एस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 105। 105 3 ज़ा 315 होता है, और 105 4 ज़ा 420 होता है, तो दिक्कत हो गई 3 ज़ा और 4 ज़ा में। ठीक है, क्लियर है, तो ये हो गया एस। तो हम ये ध्यान रखो कि एस लेते टाइम आपको लोएस्ट पावर्स लेनी है। ठीक है, 2 की लोएस्ट पावर क्या होगी, 2 की पावर 0, क्योंकि यहाँ है ही नहीं तो लेंगे ही नहीं। 2 की पावर 0 मतलब 1। ठीक है, किसी की पावर 0 मतलब 1, नॉट इन्फिनिटी है ना। अब आ जाती है एलसीएम की बात। एलसीएम में क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर। तो 2 स्क्वायर और इधर इन दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 2 है, तो ले लो। 3 स्क्वायर और 3 में हाईएस्ट पावर क्या है, 3 स्क्वायर है। 7 में हाईएस्ट पावर 7, और 5 में 5, तो ये हो जाएगा एलसीएम। मल्टीप्लाई कर लो, 4 गुणे 9 गुणे 35। अब 35 चौको कितना होता है, 7 पन्ना 35, सही तो लिखा है ना, 3 का स्क्वायर 9, 2 दूनी 4। ठीक है, अब 35 गुणे 9 इधर करता हूँ, 35 गुणे 9 करूँगा तो 9 पन्ना 45 की 5, हासिल आई 4, 9 तरीक 27, 4 31, 315। और 315 गुणे फिर 4 कर दूंगा तो 4 पंचे 20 की 0, हासिल आई 2, 4 एक कम 4, 2 6, और 4 तीन 12, 1260 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ये होती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्लियर है, चलो ये सब तो टीयर 1 में भी पढ़ा होगा। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 12 एंड देयर एलसीएम इज 1800, वन नंबर इज 300, फाइंड द। अब हमको पता है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। कौन कौन से नंबर दे रखे हैं, एलसीएम की वैल्यू दे रखी है, नहीं एलसीएम की है 1800, एचसीएफ की है 12, और एक नंबर ए की वैल्यू सपोज दैट दे रखी है आपको 300, बी की निकालनी। रख दो उठा के, पटक दो सब वैल्यू में, पटक दो। 8 1800 गुणे 12, 300 गुणे बी, जिसकी वैल्यू निकालना है उसको अकेला छोड़ दो तनहा। 1800 गुणे 12 बटा 300, 70, 12 छंग 72, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है ये चीज़, ठीक है, जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्लासेस इसलिए कह रहा हूँ कि सीधे क्वेश्चन की क्लास में आता था। प्रूव दैट अ रेशनल नंबर p by q has a terminating decimal expansion if and only if q is of the form of 2 to the power m into 5 to the power n। ये भी इंडक्शन के टाइम करेंगे, वैसे तो बिना इंडक्शन के हो जाता है ये प्रूफ, बट थोड़ा लंबा प्रूफ है। ठीक है, और अब आज जो है टाइम हो गया बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हम थोड़ा सा ईजी क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एलसीएम दे रखा है आपको 240 का, और 8 दे रखा है, तो कह रहा है कि उन संख्याओं का गुणनफल, मतलब a इंटू बी इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। और वो दो नंबर हमको नहीं है, एलसीएम दे रखा है कितना है 240,
एचसीएफ दे रखा है 8 और पूछा क्या, ए और बी अलग से नहीं पूछा, द प्रोडक्ट ही पूछा सीधा। तो मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 0 और 8 चौको 32 की 2 हासिल आई 3, 8 दूनी 16, 3 19। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे 1920। ठीक है, क्लियर है। फैक्टराइजेशन ऑफ 540 ये तो आप सॉल्व कर लोगे, देखो इसको पूरा ओपन करके देख लेना, जिसमें भी 540 आए वही हमारा सही आंसर है। वैसे 540 यानी 18 3 54 मतलब 180 गुणे 3। ठीक है, 180 गुणे 3 मतलब कि 18 गुणे 10 गुणे 3। ठीक है, 18 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 टू ज़ा, इसको लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 3 मतलब क्या हो गया, सही लिखा ना 2। हाँ, अब 3 की पावर 3, 2 की पावर 2 और 5। 3 की पावर 3 कहाँ है, इसमें है और इसमें है, 2 की पावर 2 ये रहा ऑप्शन नंबर है। ठीक है, सही आंसर। ठीक है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर इज, ठीक है, क्या कहलाता है, रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर का क्या होगा, टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। ठीक है, ऑलवेज टर्मिनेटिंग ऐसा हो तो हम ऐसा नहीं कह सकते, ये तो गलत ऑप्शन हो गया। ऑलवेज रिकरिंग हमेशा रिपीट होगा, है ना, हम ये भी नहीं कह सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मतलब कि रिपीट भी नहीं, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिकरिंग भी नहीं हो सकता, तो ये भी गलत आंसर है। तो या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा या फिर बार बार रिपीट होगा, तो वही कहलाएगा हमारा रेशनल नंबर। क्लियर है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ प्राइम नंबर, कौन सा प्राइम नंबर है। अब देखो ये 7 इंटू 7 है, 51 17 3 है, 55 11 इंटू 5 है, ऑप्शन सही क्या हो गया हमारा सी 53, क्योंकि पूछा कौन सा नहीं प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये हमारा प्राइम नंबर हो गया। एच सी एफ ऑफ 180 एंड 250, एच सी एफ निकालना है, लिख दो चलो, बड़ा वाला नंबर 252 इक्वल्स टू 180 इंटू 1 प्लस इधर से 52 और इधर से 20 कितना हुआ 72। ठीक है, अब क्या लिखूंगा 180 इक्वल्स टू 72 इंटू, है ना, तो 72 टू टाइम्स हो जाएगा, तो 70 टू ज़ा 144 और 144, तो 50 के लिए बचेगा 6 और 30 36। अब बड़ा वाला इधर 72 इक्वल्स टू 36 इंटू 2 प्लस 0, जो लास्ट डिवाइजर बचता है वही होता है सी एफ। 36 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। चले जाइए। रेशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स मीन, सर्ट्स का रेशनलाइजेशन मतलब क्या होता है, मेकिंग न्यूमरेटर रेशनल, नहीं न्यूमरेटर से हमको मतलब नहीं होता, डिनोमिनेटर रेशनल, रिमूविंग रिमूविंग इंटीजर रिमूवेबल, तो ये कोई मतलब नहीं है, सबसे अच्छा ऑप्शन है ये, और यही हमने पढ़ा था कि डिनोमिनेटर को हमको रेशनल बनाना पड़ता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक स्टेट्स क्या बताती है कि आपके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में रख सकते हो। एवरी नंबर इज प्राइम ये बताती है गलत, एवरी इंटीजर हैज यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन ये सही है बी ऑप्शन, ऑल प्राइम्स आर ऑड ये गलत बात कह रहा है, एवरी कंपोजिट इज इवन ये भी गलत बात, सब गलत है। 9 तो कंपोजिट है और इवन भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन लिखना चाहिए, ट्रैक्शन लिख दिया यहाँ पे, फ्रैक्शन है हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, कौन सा टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो जैसा हमने पिछला किया था वैसे क्वेश्चन आप इसको कर लेना, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना जो कैंसिल आउट हो, और फिर देख लेना कि 3 उसमें 2 और कुछ वो तो नहीं आ रहा। ठीक है, केवल टर्मिनेटिंग बोला है ना, तो इसी में एक ही में इसी में आ रहा है देखो 10, है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 40 को, बाकी तो 27 है 6 है 18 है, 40 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके अपॉन में 40 है ना, ये लिखा नंबर 13/40, तो 13/40 के अपॉन में क्या आएगा 40, तो 40 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 20, 2 गुणे 10, 2 गुणे 5, ये हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 5 40 सही है, तो 2 और 5 आ रहे हैं, तो मतलब यही टर्मिनेटिंग होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। विच नंबर इज इरेशनल, तो इरेशनल कौन सा है, ठीक है 0.75, तो इरेशनल नहीं रेशनल है। ठीक है, ये भले रिपीट वो टर्मिनेट नहीं हो रहा लेकिन ये भी रेशनल है, इरेशनल दिख रहा सीधा सीधा √2, तो सही ऑप्शन ये हो जाएगा क्योंकि ये गलत है, क्योंकि पूछा इरेशनल। ठीक है, ये रेशनल ये रेशनल ये रेशनल, तो इरेशनल कौन ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर, तो ये तो इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर भले टर्मिनेटिंग ना हो। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से बढ़िया से 35 क्वेश्चन किए, प्रूव करने वाले 2 क्वेश्चन रह गए हैं, पी स्क्वायर डिवाइड्स क्यू वाला, दूसरा कि अगर डेसिमल एक्सपेंशन है तो 2/5 होगा। तो कल एक काम करूंगा, जब मैं एलिमेंट्री की क्लास लूंगा ना, तो उसके पहले ये तीनों क्वेश्चन जो है ना, तीनों क्वेश्चन कौन कौन से हैं मैं दिखा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ, दिखा देता हूँ। एक ये वाला क्वेश्चन कि उसके लास्ट में जो है तो फॉर्म में 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n आएगा, एक ये क्वेश्चन है। उसके बाद अपना है ये वाले तो आप कर लोगे, फिर भी एक बार बता दूंगा, ये दोनों ए बी वाला और ए स्क्वायर वाला, ये 3 क्वेश्चन मैं कल एलिमेंट्री से पहले ही बता दूंगा, और चाहो तो एलिमेंट्री के बाद भी। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा पूरा
पैक है रियल नंबर, है ना। हर टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, सारी थ्योरम्स की प्रूफ कर लिए हैं, ये 2-3 थ्योरम बची हैं, इनके भी हम प्रूफ कर लेंगे। इसके बाद फिर बचते हैं क्वेश्चन। देखो जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में आते हैं ना, ये PYQs हैं। आप विश्वास नहीं मानोगे, कहाँ गए ये PYQs हैं, KVS के, KVS में ये बार बार पूछे गए। ठीक है, तो ये PYQs हैं और इस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं, बट हमें अभी नहीं पता कि डिस्क्रिप्टिव में कैसे आएंगे। तो डिस्क्रिप्टिव का हमने देख लिया यहाँ पे कि भाई डिस्क्रिप्टिव के सारे थ्योरम वाले कर लिए पार्ट, और बोल दो तुम कि यूक्लिड लगा के ही निकालो SCF, प्राइम फैक्टराइजेशन ही करके निकालो, है ना। मेथड का नाम भी लिख दे तो भी हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से ये था हमारा रियल नंबर का चैप्टर क्लोज, बढ़िया से, अच्छे से। और कोई क्वेश्चंस आते हैं और कोई सजेशंस हो तो बिल्कुल दें, ठीक है। और क्लास को अच्छे से देखते रहें, और घर में क्वेश्चन बढ़िया भर भर के क्वेश्चन करें ना। ChatGPT से आप बोलोगे ना कि ChatGPT या कोई भी AI के पास जाओ और आप बोल दो कि MRS Tier 2 लेवल के TGT मैथमेटिक्स के क्वेश्चन जनरेट कर दो 100, तो वो 100 क्वेश्चन जनरेट कर देगा बढ़िया। वो क्वेश्चन बैठ के लगाओ, फिर उससे 100 करवा लो, फिर 100 करवा लो, फिर 100 करवा लो, तो वो कर देता रहेगा। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें, और खूब सारे क्वेश्चन लगाएं, खूब सारे, है ना। और कोई दिक्कत आए बिल्कुल मैं खड़ा हूँ हर हालत में। आपके पास नंबर है ना, इंस्टाग्राम की लिंक है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है ना, टेलीग्राम की लिंक है, आप कहीं भी कमेंट भी कर देंगे तो बिल्कुल पढ़ा जाएगा, आपकी बात आवाज़ ज़रूर सुनी जाएगी, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से क्वेश्चन करें और तैयारी बढ़िया से बना रखें जोरदार से। डेट कभी भी आ सकती है Tier 2 की, है ना। तो जब आएगी तो एकदम से पैनिक नहीं करना है, इसलिए हम अभी से ही इतनी प्रिपरेशन करके रखें। अभी तो ये पहला चैप्टर है, अभी तो ऐसे हमारे पास 17 चैप्टर्स पड़े हुए हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो इसलिए अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें। लिट मैथ लैब से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।